हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। चल रही बच्चों की पढ़ाई मजे में। तो आज है बच्चों अपना जानदार शानदार और वजनदार टॉपिक परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसके जस्ट बाद हम लोग प्रोबेबिलिटी भी चैप्टर पढ़ेंगे। दोनों ही चैप्टर हाई वोल्टेज चैप्टर है, इनका वेटेज अच्छा रहता है। जी एडवांस में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स है, प्रोबेबिलिटी पीएनसी दोनों से आती है ना। और इसमें मिक्सिंग भी हो जाती है, कभी कभी कॉम्प्लेक्स नंबर और पीएनसी, कॉम्प्लेक्स नंबर प्रोबेबिलिटी वगैरह, इस तरह का मिक्सिंग चलता रहता है। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बिल्कुल बेस से चलेंगे हम लोग, है ना। 4 लेक्चर है, लेक्चर कम नहीं है, लेक्चर 4 है अपने पास। तो इसमें सारी चीज़ें 1 बाई 1 कवर करेंगे, है ना। हर लेक्चर में पुराना कुछ ट्रिग्नोमेट्री का डिस्कशन था, वो भी साथ साथ चलता रहेगा। 2 क्लास में उनका डिस्कशन भी चलेगा। बस आप लोगों से बस यही कहना है कि सर लोगों ने जो आपको थ्योरी बच्चों पढ़ाई हो, है ना, जैसे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग सर ने पढ़ाया होगा, सब एनसीआर एनपीआर की थ्योरम्स पढ़ाई होंगी। उसके बाद ग्रुपिंग मेथड, परमुटेशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट, सर्कुलर परमुटेशन, है ना, समेशन ऑफ नंबर्स पढ़ाया होगा, बेगर्स मेथड, ग्रिड प्रॉब्लम और रिकरेंस रिलेशन। तो थोड़ा थोड़ा करके 2-2 3-3 टॉपिक हर एक क्लास में, उनके नोट्स बस रिवाइज करने हैं। आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं है, तो अपने टाइम को बहुत ही प्रॉपरली आपको इन्वेस्ट करना है इन चीज़ों में, है ना। केवल सर लोग के नोट्स रिवाइज करने, जो कंसेप्ट सिखाया था, स्ट्रिंग मेथड कैसे यूज़ करते हैं, गैप मेथड जब ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग रखना होता तो गैप मेथड कैसे यूज़ करते हैं, स्ट्रिंग मेथड, तो इनके बस नोट्स पढ़ लेने हैं, है ना। और कुछ इजी पीवाई के, जैसे कुछ बच्चों का कहना होता है कि सर पीएनसी और प्रोबेबिलिटी उतना फील नहीं आती है, सर बिल्कुल समझ ही नहीं आया मेरे को। तो उनके लिए सजेशन ये है कि सर लोग के नोट्स रिवाइज करें अच्छे से, है ना। और इजी पीवाईक्यू, जेई मेंस के जो पीवाईक्यू आसान आसान से पीवाईक्यू, पहले उन पर थोड़ा सा काम कर लें, है ना, उनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें। उसके बाद जब आप ये लेक्चर देखेंगे तो आई थिंक आप भी कंफर्ट फील करेंगे, है ना। मेरा इंटेंशन इन लेक्चर्स में ये रहेगा कि थोड़ा सा बेस बना के चला जाए, इन केस जिस बच्चे को पीएनसी प्रोबेबिलिटी से थोड़ा सा डर लगता है, अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं है, वो भी कंफर्ट फील करें इन लेक्चर्स के थ्रू। ठीक है बच्चों, तो करते हैं आज के लेक्चर की शुरुआत। देखिए क्या क्या लाया हूं मैं आज मैं डिस्कशन के लिए आपके साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल बिल्कुल स्टार्टिंग डेफिनेशन, स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग थ्योरम, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, है ना। एडिशन प्रिंसिपल, मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, ये 2 प्रिंसिपल होते हैं, है ना। तो इस पर बात करेंगे। और है ना, जैसे कि बताया, शॉर्ट एंड क्रिस्प थ्योरी, थ्योरी बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ उतना रिकॉल जरूर करा देंगे। और आप थोड़ा सा रिवाइज करके बैठते हैं तो आपको मजा आ जाएगा यार, है ना। परमुटेशन ऑफ डिस्टिंग एंड अलाइक ऑब्जेक्ट, डिस्टिंग ऑब्जेक्ट है तो परमुटेशन का कैसे निकालते हैं, और अलाइक ऑब्जेक्ट है तो कैसे करते हैं, ग्रुपिंग मेथड, है ना। आज बस ये 2-3 पार्ट हम लोग बेसिकली कवर करने वाले हैं, है ना। ऐसे ही आगे का भी बता देंगे नेक्स्ट लेक्चर में क्या करने वाले, तो उतना थोड़ा सा रिवाइज करके बैठिएगा आप। तो पहले स्टार्ट करते हैं कुछ पुराना अपना होमवर्क डिस्कशन। फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन चाहिए। ठीक है, ठीक है भाई। तो अच्छा, ये रिजल्ट तो आई थिंक जानते ही हो तुम लोग कि 5 की पावर log sin x टू द बेस 5, है ना। तो जब ये बेस और ये बेस मैच करता है, वैल्यू सिर्फ और सिर्फ sin x आती है, ये सभी लोग जानते हैं, है ना। लेकिन ध्यान रखो, आपको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व करना है और लॉग इन्वॉल्व है इस पिक्चर के आगे। तो सॉल्विंग से पहले कुछ बेसिकल जो नेसेसरी कंडीशन है उनको लिखते हुए चलो। ऐसा ना हो कि सॉल्विंग से हम कुछ ऐसा एक्स निकाल ले जो क्वेश्चन की डोमेन को ही सेटिस्फाई ना करता हो, है ना। तो एज फार एज डोमेन इज कंसर्न, आप बोलेंगे सर आप इस क्वांटिटी का लॉग ले रहे हैं तो दिस क्वांटिटी मस्ट बी स्ट्रिक्टली पॉजिटिव। यानी सॉल्विंग से वही एक्स अलाउड होंगे जहां जिनके लिए cos x माइनस साइन एक्स कैसा नंबर होगा, पॉजिटिव नंबर। एट द सेम टाइम p प्लस एस पी कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव नंबर, है ना। तो डोमेन की अगर मैं बात करूं, एज फार एज डोमेन इज कंसर्न, cos x माइनस साइन एक्स, ये पहले नोट कर लेना चाहिए, है ना, जिससे ध्यान रहे, ऐसा ना हो जल्दबाजी हम भूल ना जाए। और नेक्स्ट पॉइंट है cos x प्लस साइन एक्स, cos प्लस साइन, ये भी कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव, दोनों का इंटरसेक्शन। ठीक है, चलिए भाई अब इसको लिखते हैं। 3 की पावर हाफ, 3 की पावर हाफ तो बन गया √3 इंटू 3 की पावर, अच्छा प्लस है तो इंटू हो जाएगा, 3 की पावर log 3 बेस सेम है तो ये सिर्फ और सिर्फ बचेगा cos x प्लस साइन एक्स। ठीक है बच्चों, माइनस सेम भाई, मतलब मोस्ट ब्यूटीफुल सीन, ये बेस मैच कर रहे हैं तो फिर से क्या आ जाएगा। आई थिंक पहली लाइन तो आपने भी यही लिखी होगी, कुछ इस तरह का सीन बन गया फर्स्ट लाइन में, है ना। तो एक काम करते हैं, कॉस वाले टर्म और साइन वाले टर्म दोनों को अलग अलग क्लब कर लेते हैं। तो कॉस देखो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, तो कॉस के साथ क्या आएगा, अगर मैं cos x कॉमन लूँ, √3 माइनस 1 टाइम्स cos x। साइन की अगर मैं बात करूँ तो √3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा,
√3+1 इंटू साइन एक्स इक्वल्स टू √2। अब यार वही प्रोफाइल हो गया, सम टाइम्स साइन एक्स प्लस सम टाइम्स कॉस एक्स इक्वल्स टू सी, ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स इक्वल्स टू सी, है ना। वैसे तो ये बताया जाता था कि इसको अगर सॉल्व करना हो तो बहुत से तरीके होते, लोग ये भी बोलते हैं कि √√a² से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, है ना। कुछ लोग ये बोलते हैं कि कॉस और साइन दोनों को 10 के हाफ एंगल में ब्रेक करके tan x/2 में क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व कर लो, है ना। ठीक है, सब चलेगा, लेकिन यार कुछ इन दो पिक्चर को जब टुगेदर देखा ना तो कुछ चीज़ें अगर याद रहती है तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। जैसे साइन 15 की वैल्यू आई थिंक याद होगी। साइन 15 कितना होता है? साइन 15 नहीं पता तो निकाल सकते हैं हम लोग 45 - 30 से। एक होता है √3 - 1/2√2, है ना। और कॉस 15 की बात करें, कॉस 15 मतलब हो गया साइन में 75, 45 + 30, तो ये सीन बनेगा √3+1/2√2, है ना। तो एक काम करें, तो ये जब √3 - 1 √3+1 पिक्चर में दिखा तो सबसे पहले मुझे इन्हीं दो की याद आई। कुछ तो है यार, कुछ तो बना सकते हैं। तो ये सीन मुझे पिक्चर में चाहिए, तो मैंने क्या काम किया, डिवाइड बाई 2√2 से डिवाइड दे दिया। √3 - 1/2√2 टाइम्स कॉस एक्स, √3+1/2√2 टाइम्स साइन एक्स, और 2√2 से डिवाइड कर देंगे तो 1/2 आ जाएगा। कुछ टाइप का सीन आ गया, है ना। अच्छा, √3 - 1/2√2 इसको मैं क्या बोलूँगा, साइन π/12, साइन π/12 कॉस एक्स प्लस √3+1/2√2 को क्या बोलूँगा, कॉस π/12, कॉस π/12 इंटू साइन एक्स इक्वल्स टू 1/2। कुछ इस तरह का सिनेरियो बन गया भाई। ठीक है, अब साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ऑफ π/12 प्लस एक्स इक्वल टू 1/2 को साइन में क्या बोल सकते हैं, साइन 30, है ना। साइन 30 बोल दीजिए, साइन 150 बोल दीजिए, हाँ लिखने में डिफरेंट होता है लेकिन आंसर सेम ही आता है ना। साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, देन थीटा इक्वल टू व्हाट, थीटा इक्वल टू n π प्लस, फॉर्मूले बच्चों सारे याद ही होंगे आपको, n π प्लस -1 की पावर n इंटू एल्फा, ऐसा कुछ आ गया। अब -1 की पावर n है तो यार ये नंबर अगर n इवन लेंगे तो +1 देगा, ऑड लेंगे तो -1 देगा, तो हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। थोड़ा और क्लैरिटी से अगर आंसर लिखना हो तो मैं तो कहता हूँ 2 केस बना लो यार, इस पर क्या काम करो ना, 2 केस बना लो और थोड़ा कलर भी चेंज कर लो, है ना। तो यहाँ पर मैंने एक केस बनाया, अगर n इवन नंबर है, n इवन मतलब n को मैंने 2m पुट कर दिया, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या मिलेगी, 2m π, है ना। -1 की पावर इवन प्लस हो जाएगा, प्लस π/12, है ना। अरे π/12 कैसे लिख दिया यार मैंने, साइन π/6, सॉरी यार, साइन π/6, है ना, साइन π/6, साइन 30 था, तो n को इवन लेंगे तो π/6 माइनस π/12, तो π/6 माइनस π/12 क्या आ जाएगा, π/12। तो एक आंसर ही आया। दूसरा केस अगर मैं केस बनाता हूँ, इफ n इक्वल्स टू ऑड, अगर मैं n को ऑड लेके चल रहा हूँ तो n को मैंने ले लिया फॉर द टाइम बीइंग 2m+1, तो पुट करो यार n को 2m+1, x की वैल्यू बताओ, तो आएगा 2m+1 इंटू पाई, है ना। ये बनेगा -π/6 प्लस π/12, तो -π/6 का मतलब वो -2π/12 -3π/12 -2π/12 -π/12 -3π/12 -3π/12 का मतलब -π/4, और इस पाई को इस π/4 से सेट कर दो तो आई थिंक थोड़ा तो मुझे अच्छा सा दिख रहा है, 2m π प्लस पाई माइनस π/4। बच्चों थोड़ा सा एक आध स्टेप मैंने बचाई है, आई थिंक नॉट ए बिग डील फॉर एनी ऑफ यू। तो मेरे पास, मैंने सॉल्व तो कर लिया यार, मेरे पास 2 तरह के आंसर आ रहे हैं। एक आंसर आ रहा है कि x इक्वल्स टू 2m π प्लस π/12, और दूसरा आंसर आ रहा है 2m π प्लस 3π/4, है ना। और यहाँ पर ऑब्वियसली m क्या है, इंटीजर है ना।
अब ये ध्यान रखना यार, बस यहाँ पे ट्रैप है, यहाँ पर ट्रैप है। ट्रैप क्या है कि क्वेश्चन तुमको ये थोड़ी दिया था सॉल्व करने को। अगर ये दिया था सॉल्व करने को तब तो हमने ऐसा कोई इलीगल एक्टिविटी की नहीं है जहां पर हमें चेक करने की जरूरत हो। बट इनिशियल क्वेश्चन, पेरेंट क्वेश्चन किस फॉर्म में, पेरेंट क्वेश्चन देखिए कैसा है। पेरेंट क्वेश्चन में एक टेक्निकल इशू है भाई सब, डोमेन की फाइट हो सकता सॉल्विंग से कुछ ऐसे एक्स आ रहे हो जो डोमेन को सेटिस्फाई ना कर रहे हो, क्योंकि डोमेन वाला पार्ट क्या था, कॉस साइन से बड़ा होना चाहिए, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स भी पॉजिटिव होना चाहिए। तो जब हम ये एंगल यूज करेंगे π/12 वाला, 15 डिग्री पर कॉस साइन से बड़ा होता है, कॉस 15 साइन 15 दोनों पॉजिटिव होते हैं, सम पॉजिटिव है। तो ये तो ओके हो गया है ना, ये ओके है। तो इसके पीरियोडिक मल्टीपल ऐड करेंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये तो इसको सेटिस्फाई कर जाएगा डोमेन को। लेकिन इफ वी टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर एंगल 3π/4, तो यार यहाँ पर मुझे इश्यू दिखता है। 3π/4 हो गया 135 डिग्री, कॉस में 135 माइनस 1/√2 होता है, साइन में 135 प्लस 1/√2 होता है, तो दोनों का सम क्या आ जाएगा 0। तो ये इसी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। दूसरा कॉस 3/4 निगेटिव होता है, साइन पॉजिटिव होता है, निगेटिव 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 ही होगा, तो ये पॉजिटिव नहीं हो सकता। तो ये वाला पार्ट जो है ये आउट ऑफ डोमेन है ना बच्चों। तो फाइनल आंसर क्या होगा, यही होगा, यही सीन क्या बन जाएगा, फाइनल आंसर। तो यहां पर ये छोटी सी बात ध्यान देने वाली है। क्वेश्चन इजी है, बस वही है कि ऐसा ना हो कि ट्रैप पे फंस जाए, हम ध्यान ही ना दें, डोमेन चेक करनी है। ठीक है बच्चों, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। Find the general values of theta for with a quadratic function this is the square of a real linear function। कह रहे थीटा की वो वैल्यू बताइए जिसके लिए क्वाड्रेटिक फंक्शन जो है रियल लीनियर फंक्शन का स्क्वायर बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो सबसे पहले तो क्वाड्रेटिक वाला वो वाला पार्ट देख लो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का किस केस में एक लीनियर फैक्टर का स्क्वायर बनता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, ये होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो सबसे पहले तो ये कंडीशन देखो कि वो कौन सी कंडीशन होगी, व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशन अंडर विच दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बिकम्स ए स्क्वायर ऑफ ए लीनियर फैक्टर, है ना, इसको देखना है हमको। तो यार याद करो, इसमें ए से डिवाइड देते थे, ये सीन कुछ ऐसा बन जाता था a प्लस b/2 है, जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सर ने सिखाया होगा, सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना, जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला था माइनस b प्लस माइनस √b² 4 c/2 है। तो ये वही काम यहाँ पे करेंगे। तो ये कुछ ऐसा बन जाता है, एक से ए कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस b/a इंटू एक्स प्लस c/a। अब x के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर ऐड करेंगे तो ये सीन बन जाएगा, बाकी b² में 4 इसी को d बोल दिया, है ना। अब मैं चाहता हूं कि ये एक्सप्रेशन क्या बन जाए, एक लीनियर फैक्टर का परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो परफेक्ट स्क्वायर बनने की नेसेसरी कंडीशन क्या, आपको सर ये क्वांटिटी तो पहले 0 करो, क्योंकि अगर ये होगा तो परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनेगा। तो यहाँ पे नेसेसरी कंडीशन क्या आएगी, लोग बोलते हैं कि सर d0 कर दें, हाँ d0 कर देंगे तो होल स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन मेरे भाई यहाँ पर a भी तो पिक्चर में आ रहा है ना। मैंने क्या लिखा, रियल लीनियर फैक्टर। तो ये रियल लीनियर फैक्टर का स्क्वायर होने के लिए आई थिंक एक कंडीशन ये नहीं होनी चाहिए, जैसे a 5 है तो 5 को तो मैं √5 का स्क्वायर लिख सकता, अलाउड है, 5 को तो मैं √5 का स्क्वायर लिख सकता हूं। लेकिन अगर कोई बच्चा -5 को ऐसे लिख दे कि सर मैंने ऐसे लिख दिया, तो सही है क्या, है ना। निगेटिव नंबर को आप, क्योंकि ये इमेजिनरी क्वांटिटी बन जाएगा, क्या बन जाएगा, इमेजिनरी क्वांटिटी बन जाएगा। -5 को, पॉजिटिव नंबर को आप रूट लगा के स्क्वायर कर सकते हैं, निगेटिव नंबर को अगर आप रूट लगा के स्क्वायर करते हैं तो एक तरह से इलीगल एक्टिविटी है भाई, समझ गए ना, समझ गए। तो पॉजिटिव को तो 5 को तो √5 का स्क्वायर लिख दिया। अब जैसे तो -√5 का स्क्वायर करोगे तो कुछ लोग कहेंगे कि सर इसको हमने ऐसे लिख लिया, मतलब महान महान लोग काम करते हैं, -5 इंटू -5, ये सब इलीगल है। 25 और 25 को बोल देंगे +-5, सर मैंने माइनस ले लिया, ये सब क्या है, सब रॉन्ग अप्रोचेस हैं, समझ गए ना। तो ये रॉन्ग है, ये वैलिड है, ये वैलिड है, समझ गया ना। तो उसके एक नेसेसरी कंडीशन क्या होती है, लीडिंग कोफिशिएंट भी कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो पॉजिटिव है तो इसको ऐसे लिख देंगे, √a इंटू एक्स प्लस b/2a का इस पूरे का स्क्वायर। तो नेसेसरी कंडीशन क्या हो जाएंगी, कंडीशंस क्या होंगी इसके लिए कि एक तो a पॉजिटिव हो, लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव हो और डिस्क्रिमिनेंट 0, दोनों रूट इक्वल आ रहे हो, तब वो रियल लीनियर फैक्टर का स्क्वायर बन जाएगा, है ना। रियल अगर मान लो कि वैसे अगर a -5 है तो कुछ लोग ये बोल देंगे सर मैं इसको 5i² भी तो बोल सकता हूँ, i को अटैच कर दूंगा अंदर ले जाके,
-5 को 5 आई स्क्वायर बोल दो, आई स्क्वायर है तो अंदर आई ले गए, स्क्वायरिंग में अटैच हो गया। तो वो एक अलग बात हो, तो उस केस में इसके कोफिशिएंट कैसे हो जाएंगे क्वाड्रेटिक के, वो इमेजिनरी क्वांटिटीज हो जाएंगे। यहाँ पे प्रॉपर्ली मेंशन रियल लीनियर फैक्टर चाहिए, है ना। तो रिक्वायर्ड कंडीशंस आर, रिक्वायर्ड कंडीशन क्या होंगे, सबसे पहले लीडिंग कोफिशिएंट कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। एट द सेम टाइम डी की वैल्यू 0 होनी चाहिए, साइन थीटा पॉजिटिव, डी 0, ठीक है ना। तो अब सबसे पहले तो एक काम करते हैं, डी इज इक्वल टू 0, इस पर वर्क करते हैं। डी 0 होने का मतलब बी स्क्वायर -4 बी स्क्वायर -4 AC साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ऐसे लिख दिया, बी स्क्वायर -4 AC ग्रेटर देन 0, ठीक है ना। 4 कॉस स्क्वायर थीटा -4 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बाई 2, ठीक है। 2 से कैंसिल कर लिया, तो क्या सीन बना, 4 कॉस स्क्वायर थीटा -2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा -2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 0, है ना। 2 से डिवाइड दे दो, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 0। फैक्टर कर लेते हैं, 2c स्क्वायर -2cs प्लस cs माइनस एस स्क्वायर। हियर s स्टैंड फॉर साइन थीटा एंड c स्टैंड फॉर कॉस थीटा। यहाँ से 2c कॉमन ले लीजिए, 2c कॉमन लिया, c माइनस एस, यहाँ से s उठाइए, c माइनस एस इक्वल्स टू 0। तो फाइनली अब ये सीन कैसा दिख रहा है आपको, 2c प्लस एस इंटू सी माइनस एस इक्वल्स टू 0, ऐसा दिख रहा है ना। तो इम्प्लाइज यहाँ से अगर इसको 0 करेंगे, इफ सी माइनस एस इक्वल्स टू 0, इसका मतलब कॉस थीटा इक्वल साइन थीटा, टेन थीटा इक्वल्स टू 1, है ना। टेन थीटा इक्वल्स टू 1 क्या आ गया। अच्छा, थीटा पे कोई लिमिट तो दी नहीं है, जनरल सोल्यूशन निकालना पहले ही बोला था, फाइंड द जनरल वैल्यूज ऑफ थीटा, ठीक है ना। टेन थीटा 1 है तो टेन थीटा, टेन का पीरियड क्या होता है पाई, तो थीटा का पहला सोल्यूशन क्या आएगा, π/4। जनरल सोल्यूशन क्या लिखोगे, n पाई प्लस π/4, क्या लिखोगे, n पाई प्लस π/4। और अगर ये तुमने लिख दिया भाई साहब, कर दी बहुत बड़ी मिस्टेक, क्योंकि अभी तक वर्क जो चल रहा है बच्चों, केवल इस पर बात कर रहा हूं मैं, डी पर, मैंने इसकी कोई बात नहीं की है। गिव रेस्पेक्ट टू दिस कंडीशन ऑल्सो, गिव रेस्पेक्ट टू दिस कंडीशन ऑल्सो, है ना। तो यार टेन थीटा तो 1 है। अब तुम पहले तो एक बात समझ, पूरे सिस्टम का पीरियड कितना हो जाएगा, 2 पाई, साइन का पीरियड 2 पाई होता है, टेन का पीरियड पाई होता है। तो 0 से 2 पाई में दिस टुगेदर विद दिस, बताओ कब कब होगा। टेन थीटा तो 1 हो लेकिन साइन थीटा पॉजिटिव भी हो, तो टेन थीटा 1 तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी होता है, थर्ड में भी तो होता है, 10 पाई प्लस π/4, ये भी तो 1 होगा। लेकिन पाई प्लस π/4 थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। तो यानी 0 से 2 पाई, यानी अगर मैं इस इंटरवल की बात करूं तो इस इंटरवल में सिर्फ और सिर्फ एक ही सोल्यूशन आएगा, π/4, है ना। पाई प्लस π/4 में ये तो सेटिस्फाई होगा लेकिन साइन निगेटिव हो जाएगा ना मेरे भाई, है ना। अब अगर मैं बात करूं 2 पाई से, ये ओपन 0 से 2 पाई में, है ना। अब अगर मैं बात करूं 2 पाई से 4 पाई में बात करूं तो फिर से एक सोल्यूशन आएगा, है ना। 2 पाई से 4 पाई, 2 पाई प्लस π/4 ये आएगा, है ना। फिर एक 4 पाई से 6 पाई मिलेंगे तो 4 पाई प्लस π/4, है ना। तो जनरल सोल्यूशन जो आएगा यहां से, है ना, कीपिंग इन माइंड दिस कंडीशन ऑल्सो, दिस टुगेदर विद दिस जनरल सोल्यूशन, है ना। वैसे तो एन पाई एड करता लेकिन साइन पॉजिटिव लेना, तो एक आंसर π/4, 2 पाई प्लस π/4, 4 पाई प्लस π/4, जनरल सोल्यूशन आएगा 2m पाई प्लस π/4। बस ये ध्यान रखना, जल्दबाजी में n पाई प्लस π/4 मत लिख देना, सिर्फ इसको देखकर देखना, इसको भी है और इसको भी है, क्योंकि लीडिंग कोफिशिएंट भी कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, ठीक है ना। क्लियर। इक्वालिटी मत लगा देना कि ए इक्वालिटी लगा दो, क्यों, क्योंकि अगर ए 0 हो गया मेरे भाई तो फिर इक्वालिटी की नहीं बचेगा, स्क्वायर होगा कहां से, ठीक है। नेक्स्ट इज इफ, दूसरा केस लेते हैं, अगर ये क्वांटिटी 0 है, इफ 2c प्लस एस इक्वल्स टू 0, तो 2c प्लस एस इक्वल्स टू 0, यानी 2 cos थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा
इम्प्लाइज टेन थीटा की वैल्यू डिवाइड दिया, टेन थीटा की वैल्यू -2 आ गई। टेन थीटा कितना आ गया? -2। अच्छा, अब दिस टुगेदर विद दिस देखना है, दिस टुगेदर विद दिस। टेन निगेटिव कहाँ कहाँ पर होता है सर? दो क्वाड्रेंट में होता है, सेकंड में होता है और फोर्थ में होता है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में भी होता है, फोर्थ में भी होता है। लेकिन एक काम करते हैं, टेन थीटा -2 आया ना मैंने लेट कर लिया, माइनस को तो भूल जाओ थोड़ी देर। कोई ना कोई 10 में ऐसा एंगल जरूर होगा जिसकी वैल्यू 2 होती है, कोई ना कोई एंगल होगा ना। अल्फा मान लो, 10 अल्फा, अल्फा कोई एक्यूट एंगल है जिस पे 10 की वैल्यू 2 आ रही है ना। लेट 10 अल्फा इक्वल्स टू 2, देयरफॉर अब इस 2 के प्लेस पे डाल दो 10 अल्फा, 10 थीटा इक्वल्स टू माइनस 10 अल्फा, है ना। अच्छा, अल्फा जो एंगल होगा ये 60 से तो बड़ा होगा, क्योंकि 10 60 होता है √3 और 10 75 होता है 2 + √3, तो यानी 60 से 75 के बीच का एंगल है। अल्फा जो होगा 60 से 75, 75 क्या होता है 5π/12, इसके बीच का एंगल है, ठीक है ना। तो माइनस और -10 अल्फा को क्या थोड़ी देर के लिए मैं 10 पाई माइनस अल्फा बोल सकता हूँ? भाई ऑब्वियस सी बात है, 10 थीटा अगर -2 है तो इसका थीटा कोई सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल हो सकता है, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। सेकंड क्वाड्रेंट क्यों पिक कर रहे हैं? सेकंड क्वाड्रेंट इसलिए पिक कर रहे हैं मेरे भाई क्योंकि साइन हमें पॉजिटिव लेना है ना। तो थीटा का जनरल सोल्यूशन जब लिखेंगे, थीटा का जनरल सोल्यूशन, तो यहां पर एक तो एंगल आएगा पाई माइनस अल्फा, है ना, फिर 2 पाई और ऐड करेंगे क्योंकि साइन में रोटेशन 2 पाई के गैप पर होता, साइन पॉजिटिव लेना है। तो बस ये थोड़ा ध्यान देना है कि जो काम हमने यहां पर किया था एग्जैक्टली वही काम इस प्लेस पे करना है। तो जनरल सोल्यूशन क्या होगा? 2m पाई प्लस पाई माइनस अल्फा, है ना। अब भाई मतलब निकल गया तो यार पहचानते नहीं, 2m पाई प्लस पाई, tan अल्फा को 2 बोला, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा? tan इनवर्स 2। कुछ इस तरह का सीन आ जाएगा, है ना, 2c + s, ठीक है ना। चलिए भाई आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ये रहा। cos अल्फा माइनस बीटा 1 है, cos अल्फा प्लस बीटा 1/e है, अल्फा बीटा दोनों एंगल है -π से π, देन नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ अल्फा बीटा विच सेटिस्फाई बोथ द इक्वेशन। अब की बार दो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दे रखी हैं, एक तो दे रखा है cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू 1, है ना। अल्फा बीटा दो डिफरेंट एंगल है जो इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा 1 है, cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा 1/e है, जहां पर अल्फा बीटा जो एंगल है वो कुछ इस रेंज में आ रहे हैं, है ना। अब क्वेश्चन ये है कि ऐसे कितने अल्फा बीटा पर पेयर्स होंगे जो दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई कर रहे हैं, है ना। तो बात ये स्टार्ट में कहां से लूं, कैसे सोचूं, बात ये है। तो आई थिंक सबसे पहले तो एक काम करते हैं यार, देखो अल्फा -π से π है, बीटा भी -π से π है, तो अल्फा प्लस बीटा, पहले तो इन एंगल के रेंज निकाल लो जो तो थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि ये जो एंगल्स यहाँ पर डिस्प्ले हो रहे हैं अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा, इनकी रेंज क्या है, ये कहाँ से कहाँ तक मूव करेंगे। तो आई थिंक नो डाउट कि अल्फा प्लस बीटा की बात करूं चाहे मैं अल्फा माइनस बीटा की बात करूं, अल्फा कैसा है -π to π, बीटा कैसा है -π to π, दोनों इनइक्वालिटी को ऐड कर लिया, ऐड कर सकते हैं, दो वेक्टर्स को ऐड करना आसान होता है। तो क्या हो जाएगा -2π से 2π, अल्फा प्लस बीटा की रेंज भी आ गई -2π से 2π, ठीक है ना, ठीक है, ओके ओके। अच्छा, अब अल्फा माइनस बीटा की बात करें तो अल्फा की रेंज ये है, बीटा की ये है, अल्फा माइनस बीटा की कैसे निकालेंगे? तो पहले माइनस से मल्टीप्लाई करो, दो इनइक्वालिटी को डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करने का कोई अपने पास लॉजिक नहीं होता। कभी सब्ट्रैक्ट करना हो तो जैसा वेक्टर में करते थे, एक की डायरेक्शन चेंज करके दोनों को ऐड कर दो। तो बीटा की रेंज ये है, तो माइनस बीटा की रेंज क्या होगी? माइनस से मल्टीप्लाई करो, सिमेट्रिक है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये -π बन जाएगा, ये π बन जाएगा, और अब इन दोनों को ऐड कर दो, तो अल्फा माइनस बीटा की रेंज भी वही आएगी, मतलब मैक्सिमम मिनिमम सेम ही रहेगा ना। अच्छा, अब अल्फा माइनस बीटा की रेंज आ रही है -2π से 2π, ये जो एंगल है कॉस का, ये कहां से कहां तक मूव कर रहा है -2π से 2π, और इसका कॉस लेने पर वैल्यू 1 आ रही है, -2π से 2π। अच्छा, कॉस ऑफ थीटा 1 कब होता है?
कॉस की वैल्यू 1 कब आती है? इवन मल्टीपल ऑफ पाई पर आती है, 2 पाई पर, 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, इन सभी पर वैल्यू क्या आती है? +1। ठीक है ना? तो वही काम यहाँ पे कर लो, यानी अल्फा माइनस बीटा, वो कौन से एंगल होंगे -2 पाई से 2 पाई के बीच में जिसका कॉस लेने पर 1 आता है? वो या तो -2 पाई होगा, या फिर 0 होगा, या फिर 2 पाई, कुछ इस तरह से सोचा है ना। अब बात कर लेते हैं यार अल्फा बीटा पे, जब ये इंटरवल गिवन है तो ये कब पॉसिबल होगा? इफ अल्फा माइनस बीटा -2 पाई। अब तुम ही खुद सोच के बताओ यार, अल्फा और बीटा इस इंटरवल में है तो इनका डिफरेंस -2 पाई, आई थिंक एक ही केस में, सिर्फ एक केस में होगा, जब अल्फा को मैं -पाई लूं और बीटा को पाई लूं। इसका मतलब अल्फा क्या हो गया? -पाई, और बीटा क्या हो गया? पाई, तभी तो आएगा, है ना। ये हमने कहां से निकाला? तो इधर से निकाला। तो इसको बोलता हूं फर्स्ट इक्वेशन, इसको बोलता हूं सेकेंड इक्वेशन। तो यहां से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू देखो कितनी आ रही है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0 आ रही है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0 आ रही है, तो अल्फा प्लस बीटा को 0 डालेंगे तो cos 0 1 आ जाएगा। तो नॉट सेटिस्फाई इक्वेशन 1, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। पर यहां से cos लेने पर 1 आ रहा था, तो ये एंगल अल्फा माइनस बीटा पे 3 चॉइस थी, या तो इतना होगा, या फिर इतना होगा, या फिर इतना होगा। अगर मैं इतना ले रहा हूं तो यहां से अल्फा बीटा डायरेक्ट निकल रहा है, अल्फा बीटा निकला है, तो अल्फा प्लस बीटा वैल्यू आगे 0 0 पुट करेंगे तो इसको cos 0 1 होता, 1 = 1/, नॉनसेंस, है ना। दूसरा केस लेता हूं, अगर अल्फा माइनस बीटा को मैं 2 पाई ले लूं। अच्छा, अब अल्फा माइनस बीटा 2 पाई भी सिर्फ एक ही केस में हो सकता है, जब अल्फा अपनी मैक्सिमम वैल्यू ले पाई और बीटा उसी टाइम अपनी मिनिमम वैल्यू ले ले -पाई, तभी तो ये 2 पाई बनेगा। तो अल्फा क्या ले ले? पाई, और बीटा क्या ले ले? -पाई। तो यहां से भी देखो अल्फा प्लस बीटा, फिर से ये एंगल जो है इसको तो सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसको तो बना रहे हैं, मैक्सिमम वैल्यू दे रहे हैं, लेकिन जब हम इसको अल्फा प्लस बीटा निकाल रहे हैं तो 0 आ रहा है, तो ये भी इसको सेटिस्फाई नहीं करता इक्वेशन 2 को, तो ये भी रिजेक्ट हो गया, ये भी रिजेक्ट, ये भी रिजेक्ट, दोनों। अब लास्ट केस बचा, अगर अल्फा माइनस बीटा को मैं 0 ले लूं, यानी अल्फा और बीटा दोनों एंगल को इक्वल एंगल ले लूं, अल्फा बीटा दोनों को इक्वल एंगल ले लूं, तो अल्फा इक्वल टू बीटा पुट कर देते हैं, देन 2 इंप्लाइज बीटा को अल्फा पुट करेंगे, cos 2 अल्फा, cos 2 अल्फा इक्वल्स टू 1/e, cos 2 अल्फा इक्वल्स टू 1/e, ठीक है ना। अब cos 2 अल्फा 1/e आ रहा है, तो 1/e, अब अल्फा की रेंज क्या है? -पाई से पाई, अल्फा है -पाई से पाई, तो 2 अल्फा की रेंज क्या होगी? -2 पाई से 2 पाई, 2 अल्फा की रेंज होगी -2 पाई से 2 पाई, है ना। तो -2 पाई से 2 पाई तक ये जो एंगल है इसका मैंने कॉस लिया है, वैल्यू मुझे क्या चाहिए? 1/e चाहिए। तो देखिए जरा 1/e कितनी बार आएगी? -2 पाई से 2 पाई के बीच में कॉस का ग्राफ बना लेते हैं। वैसे तो ग्राफ की जरूरत नहीं है, बच्चों को पता ही होता है, ग्राफ से थोड़ा फील बेटर आ जाती है, और कोई बात नहीं है। आई थिंक ये पूरा 2 पाई हो जाता है, -0 -पाई -2 पाई, ये हो गया पाई, ये मैक्सिमम होता है और ये मिनिमम होता है। ये किसका ग्राफ है? y = cos x का, -2 पाई से 2 पाई तक का ग्राफ मैंने बना दिया है। अब मुझे देखना -2 पाई से 2 पाई में cos 1/e वैल्यू कितनी बार लेगा। वैसे भी जानते हैं cos एक पीरियोडिक लेंथ में 0 से 2 पाई में कोई पॉजिटिव वैल्यू 2 बार लेता है, कोई भी नेगेटिव वैल्यू 2 बार लेता है। एक पीरियोडिक लेंथ में cos कोई भी पॉजिटिव वैल्यू 2 बार, कोई भी नेगेटिव 2 बार, एक्सेप्ट मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो ये तो बीच का नंबर है, तो एक पीरियोडिक लेंथ में 2 सोल्यूशन आएंगे, 2 अल्फा लिखा तो 2 पीरियोडिक लेंथ हो गई, तो ऑब्वियसली 4 सोल्यूशन आएंगे। और डिस्प्ले करना चाहते हो तो ये लो भाई, कर देते हैं यहाँ पे डिस्प्ले। तो 1/e हाइट पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना। अब ये लाइन देखो ग्राफ को कितनी पॉइंट पे कट कर रही है, ये लाइन जो है ग्राफ को एक यहाँ पे कट करे, 1 सोल्यूशन, 2 सोल्यूशन, 3 सोल्यूशन, 4 सोल्यूशन। ये हाइट कितनी है? 1/e हाइट है, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, sorry, find the minimum value of this expression।
इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू निकालनी है। बात यह है कि ठीक है मिनिमम निकालना है। अब दो ठीक एंगल एक ही है, एंगल तो एक ही अल्फा ही है ना। अब थॉट किस किस तरह के आ सकते हैं, सर कैलकुलस लगा दे, एफ अल्फा लेट कर ले, एफ डैश अल्फा निकाल के जीरो करें, वो बिल्कुल सही है, गलत नहीं है, कर सकते हैं, है ना। लेकिन भाई यार दो फ्रैक्शन है, थोड़ा सा काम थोड़ा मेहनत मजदूरी वाला हो जाएगा, लंबा काम हो जाएगा। कैलकुलस से चल सकते हैं लेकिन थोड़ा ज़्यादा काम करना पड़ेगा आई थिंक। ए एम जी एम सर लगाएं, हाँ ए एम जी एम लगा सकते हैं। ए एम जी एम लगाओगे तो देखो ऊपर एक साइन साइन कैंसिल, एक कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा, है ना। लेकिन पूरा कैंसिल नहीं हो रहा है पिक्चर, तो ऊपर कुछ ना कुछ जीएम लेने के बाद भी टर्म अल्फा पर डिपेंडेंट बचेगा, तो उस पर आपको अलग से बात करनी पड़ेगी, है ना। या फिर कुछ और सोचें, कुछ और सोचें कि पहले इस एक्सप्रेशन को ही सिंप्लीफाई करें। तो हम दोनों तरह से आपको बताएंगे कि भाई ए एम जी एम लगाएंगे तो अब कहाँ पहुँचेंगे आप, अब विदाउट ए एम जी एम से कहाँ पहुँच रहे हैं। जैसे मैंने ए एम जी एम लगाया, सपोज करो मैं ए एम जी एम लगा रहा हूँ। जनरली पहला थॉट स्टूडेंट को ही आता है कि ए एम जी एम थोड़ा ज़्यादा लाइक करते हैं बच्चे। इस एक्सप्रेशन को मैंने ई कॉल किया है, और E इक्वल टू दिस क्या है अपने पास, साइन क्यू ऑफ एल्फा बाई कॉस एल्फा प्लस कॉस क्यू एल्फा बाई साइन एल्फा। इस पर क्या लगा दिया, ए एम जी एम लगा दिया। तो दिस बाई टू ग्रेटर देन टू टाइम्स, ज्योमेट्रिक में टू कौन सा है, दिस प्लस दिस बाई टू होता ना ज्योमेट्रिक, उसका क्रॉस मल्टीप्लाई उधर कर दिया। तो साइन क्यू एल्फा बाई कॉस एल्फा इंटू कॉस क्यू एल्फा बाई साइन एल्फा। साइन एल्फा से साइन एल्फा कैंसिल, कॉस एल्फा से कॉस एल्फा कैंसिल, है ना। तो साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर बचेगा, एल्फा एक्यूट एंगल है तो पॉजिटिव बाहर आ जाएगा, इंप्लाइज ई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 साइन एल्फा कॉस एल्फा, ई ग्रेटर देन इक्वल टू साइन 2 एल्फा, है ना। ये आ गया। लेकिन 2 एल्फा हो जाएगा 0 से पाई, 0 से पाई में साइन कहां से करता मूव करता है, 0 to 1, 0 to 1 मूव करता है ना। अब तुम कहोगे सर मेरे को ई को मिनिमम करना, तो हम इसकी मिनिमम वैल्यू ले लेते हैं 0, इसकी मिनिमम वैल्यू ले लेते हैं 0। आप कहोगे सर ये तो नॉनसेंस, मजाक कर रहे हो, मिनिमम वैल्यू भाई रूल के अकॉर्डिंग तो इसकी मिनिमम वैल्यू 0 आ रही है कि ये 0, ये क्वांटिटी इससे बड़ी है। लेकिन अब इसका मिनिमम देख लिया, ये किससे बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा। लेकिन अब गड़बड़ क्या हो रही है, पहली बात तो ये देख के समझ में आ रहा है 0 पर ओपन इंटरवल दिया हुआ है ना। एक मिनट एक मिनट, एल्फा ओपन इंटरवल 0 से पाई हो जाएगा ना, 0 से पाई में ये ओपन 0 to 1 मूव करेगा, है ना। तो वैसे तो यहाँ पर दिख रहा है कि 0 से जस्ट बड़ी होगी, लेकिन वो यहाँ पर ये दिख रहा है एग्जिस्ट नहीं करेगी, है ना, एग्जिस्ट नहीं करेगी, है ना। लेकिन आई थिंक पहले आपको ये देखना पड़ेगा, अगर आप इसको 0 से जस्ट बड़ा नंबर बोल रहे हो तो पहले ये देखना पड़ेगा कि ये मिनिमम हम तब बोल पाएंगे जब यहाँ पर भी इक्वालिटी एग्जिस्ट करे, यहाँ पर भी इक्वालिटी, मतलब एक ऐसा एल्फा एग्जिस्ट करे जो जो यहाँ भी इक्वालिटी को एस्टैब्लिश कर रहा हो और यहाँ पर भी इक्वालिटी को एस्टैब्लिश कर रहा हो, समझ गया ना। तो यहाँ से दिस इक्वल टू दिस कब होगा, जब साइन पावर 4 एल्फा इक्वल टू कॉस पावर 4 एल्फा, टेन पावर 4 एल्फा इक्वल टू 1, है ना। और एल्फा एक्यूट एंगल है तो एल्फा पाई बाय 4 आ गया। लेकिन जब एल्फा पाई बाय 4 लेंगे, एल्फा पाई बाय 4 लेंगे तो यहां पर तो इक्वालिटी आ जाएगी, लेकिन फिर ये उस टाइम अपनी मिनिमम वैल्यू नहीं ले रहा होगा। आ रही बात समझ में। तो कुछ बच्चे ऐसे निकाल तो लेते हैं कि एल्फा पाई बाय 4 आ गया, यहाँ पुट कर दिया, साइन पाई बाय 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, जो कि परफेक्ट आंसर है। लेकिन मेरा सजेशन है कि इस क्वेश्चन को ऐसे ना करें, इसको ऐसे ना करें। आपने ऐसे कर तो लिया और यहां पर इक्वालिटी के लिए आपने इसको इक्वल कर लिया, एस क्यू बाई सी इक्वल टू सी क्यू बाई एस, यानी एस पावर 4 इक्वल टू सी पावर 4, यानी 10 पावर 4 एल्फा इक्वल टू 1, और एल्फा एक्यूट एंगल है तो एल्फा को सीधा बोल दिया पाई बाय 4, है ना। इस पाई बाय 4 को उठाया और यहाँ अप्लाई कर दिया, तो ई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, समझ गया ना। लेकिन वो थोड़ा सा डाउटफुल रहता है कि ई इज ग्रेटर देन इक्वल टू दिस, डाउट आएगा कि इस 0 क्यों नहीं लिया, 0 से जस्ट बड़ा हो सकता था। बेटर ये है कि इसको थोड़ा पहले सिंप्लीफाई करो, एलसीएम ले लो, साइन पावर 4 एल्फा प्लस कॉस पावर 4 एल्फा अपॉन साइन एल्फा इंटू कॉस एल्फा, ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब यार ये इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एल्फा प्लस कॉस स्क्वायर एल्फा का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर एल्फा इंटू कॉस स्क्वायर एल्फा अपॉन साइन एल्फा इंटू कॉस एल्फा, समथिंग लाइक दैट।
कुछ ऐसा लिख सकते हैं। अब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। 1 माइनस, एक काम कर लेते हैं, 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई, 4 साइन स्क्वायर अल्फा, साइन 2 अल्फा का होल स्क्वायर हो गया। अच्छा, इसको भी साइन 2 अल्फा बना लेते हैं, है ना। थोड़ा एलसीएम अगर ले लिया जाए तो आई थिंक ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 माइनस, मतलब ऐसा कुछ बन गया है। अभी हमने कोई एएमजीएम नहीं लगाया, सिंपल बस सॉल्व किया है, मेरे पास ये सीन आ गया। क्या अब इसके बाद हम कुछ कैलकुलस वगैरह लगा ले या कुछ और, डायरेक्ट कुछ दिख रहा है? कैलकुलस आप किसी भी स्टेज में लगा सकते हो, बस वही है कि थोड़ा डर लगता है यार कि इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, जीरो करेंगे, थोड़ा सा टाइम, डर का मतलब वही टाइम टेकिंग सा दिखता है। डरते तो हम नहीं है भाई, समझ गया ना। तो एक काम कर लेते हैं, अगर हम इस एक्सप्रेशन को कुछ ऐसे लिखें, थोड़ा फील करना, आई थिंक इसी स्पॉट पर दी एंड है। 2 अपॉन साइन, क्योंकि ये हो सकता क्लिक नहीं करता यार, ये इस डायरेक्शन में थोड़ा बच्चे कम सोचते हैं, इसको ब्रेक कर ले, 2 अपॉन साइन 2 अल्फा माइनस साइन 2 अल्फा। अगर आप इसको ऐसे ब्रेक करो, आई थिंक कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन का आंसर देखो यहीं मिल गया। साइन 2 अल्फा का मैक्सिमम 1 आएगा। अब मुझे इस डिफरेंस को क्या करना है, मिनिमाइज करना है, मिनिमम वैल्यू चाहिए, क्या चाहिए, मिनिमम वैल्यू चाहिए। तो साइन 2 अल्फा को जो मैं 1 डालूंगा, सबसे बड़ी वैल्यू डाल दूंगा, तो फ्रैक्शन, ये क्वांटिटी मिनिमम हो जाएगी, यानी ये वाली क्वांटिटी मिनिमम हो गई और ये मैक्सिमम हो जाएगी। जब आप इसमें से मैक्सिमम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डिफरेंस अपने आप ही मिनिमम हो जाएगा, समझ गए ना। तो दिस एम्प्लाइज ई मैक्स, ई मैक्स चाहिए तो साइन, सॉरी ई मिन चाहिए, ई अगर मिन चाहिए तो साइन 2 अल्फा की मैक्स वैल्यू डाल दो, है ना। 2 माइनस 1 1 अकर्स फॉर साइन 2 अल्फा, क्योंकि साइन 2 अल्फा को 1 डालने से ये रेशियो अपने आप मिनिमम हो रहा है, ये वाली को, इसमें से हम इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो साइन 2 अल्फा 1, ये इसको मिनिमाइज करता है, इसको मैक्सिमाइज करता है, डिफरेंस अपने आप मिनिमाइज हो जाएगा, यानी अल्फा को π/4 पुट कर दो। तो आई थिंक ये जला अपीलिंग सोल्यूशन है, यहां से फील आती है, ठीक है ना। चलिए भाई मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। साइन पावर 4x जी एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है 2005, और एक इजी प्रॉब्लम, इजी इसलिए है क्योंकि अब तो बहुत से बच्चों को इसकी स्टेप्स भी पता ही है, याद ही रहती हैं कि सर ये तो किया हुआ है ना। और जी एडवांस में इजी क्वेश्चन भी बहुत से आते हैं, इसलिए होपलेस होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है ना। 3 से 4 क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं हर पेपर में, लेकिन बाकी सारे क्वेश्चन वैसे होते हैं जो डुएबल है, आपने अगर अच्छे से रिवाइज कर लिया, लास्ट दिन तक हाथ पकड़कर चलते रहे, सारी चीजें पढ़ते रहे बिना रिजल्ट के बारे में सोचते हुए, तो 100% जेई क्रॉस कर जाओगे, ठीक है। तो देखिए जरा, ये क्वेश्चन दे रखा है, साइन पावर 4x/2 प्लस कॉस पावर 4x/3 इक्वल टू 1/5, ठीक है ना। अब पहले दो ऑप्शन, मतलब आगरा और कैलकाटा, ये किस पर है, tan स्क्वायर x पर है, और बॉम्बे दिल्ली में अलग अलग काम करना, तो पहले tan निकालना है, tan निकालना है यहाँ से। तो एक काम करते हैं, दो अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे रखे हैं इसमें, इक्वेशन क्या दे रखी है, साइन पावर 4x/2 प्लस कॉस ऑफ 4x/3 1/5, साइन भी है कॉस भी है, किसी भी एक में चेंज कर लो, किसी भी एक में, चाहे तो साइन में या फिर कॉस में। तो साइन टू दी पावर 4x/2 कॉस टू दी पावर 4x को हमने लिख लिया 1 माइनस साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर बाई 3 इक्वल टू 1/5, है ना। एलसीएम ले लिया जाएगा, 3s टू दी पावर 4 प्लस 2 1 माइनस एस स्क्वायर का स्क्वायर, है ना, ये आ जाएगा, 6 आएगा। तो एलसीएम इधर कर दे, 5 इधर कर दे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग प्लीज चेक, है ना। एलसीएम ले लिया, मतलब मैं चाहता हूँ पूरी पिक्चर में एक वेरिएबल आ जाए, जैसे क्वाड्रेटिक बन जाए, बाई क्वाड्रेटिक बने, कुछ भी बने, एक वेरिएबल में आ जाए, तो डीलिंग थोड़ा आसान होती है। चलिए मूव करते हैं आगे, अंदर देखते हैं, 3s टू द पावर 4 प्लस 2s पावर 4 माइनस 4s स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 6, 3 और 2 5 5 जा 25 साइन टू द पावर 4x माइनस 20 साइन स्क्वायर x, 5 टू द 10 माइनस 6 प्लस 4, समथिंग लाइक दैट। देखो साइन एक्स में बाई क्वाड्रेटिक बन रही है, फिर साइन स्क्वायर एक्स में क्वाड्रेटिक बन रही है, मतलब पूरी पिक्चर को सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में मैंने चेंज कर लिया।
और आई थिंक ये कुछ परफेक्ट स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना, 5 टू द 10 टू द 20, तो ये सीधा परफेक्ट स्क्वायर ही बन गया। 5 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहां से अपने पास साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू आ गई है 2/5। साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या आ गई है 2/5। साइन स्क्वायर एक्स 2/5 है, तो यहां से कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/5। साइन स्क्वायर एक्स अगर 2/5 है तो कॉस स्क्वायर एक्स क्या आ जाएगा 3/5। समझ गए क्या? तो टेन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकल आएगी। टेन स्क्वायर एक्स कितना आ गया मेरे ख्याल से 2/3 साइन बाई कॉस। टेन स्क्वायर एक्स 2/3 ये सही है, ये गलत है, ठीक है ना। अब बॉम्बे और दिल्ली की बात कर लेते हैं, बॉम्बे और दिल्ली वाली बात कर लेते हैं, है ना। साइन पर 8, साइन टू द पावर 8x/8, दोनों में शायद एक्सप्रेशन सेम ही है क्या? हाँ, कॉस टू द पावर 8x, मतलब इस एक्सप्रेशन की वैल्यू नहीं होगा, टाइम पास टाइप का। साइन स्क्वायर एक्स पता है 2/5, तो ये आएगा 2/5 की पावर 4, साइन स्क्वायर की पावर 4 था अपॉन 8 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स है 3/5, 3/5 की पावर 4 अपॉन 27, 2 की पावर 4 हो जाएगा 16, 2 की पावर होगा 16, तो 8 कैंसिल करेंगे तो ये 2 बच जाएगा, 2/625, 3 पावर 4 होगा 81, 27 कैंसिल कर देंगे तो 3 आ जाएगा ऊपर, 625, 5/625 नहीं 1/125, तो ये आंसर आएगा, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या आएगा? आगरा और बॉम्बे, ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है ना। ठीक है, तो ये तो इस तरह से कर लेते हैं, लेकिन आजकल बच्चे जो T2 और कॉसिस वगैरह काफ़ी यूज़ करना जानते हैं और लाइक भी करते हैं। तो इसी क्वेश्चन को अगर हम लोग T2 इनइक्वालिटी से अगर सोचे, T2 इनइक्वालिटी एक बार बता देते हैं, मेथड नंबर 2, है ना। कुछ बच्चों ने जब मैंने क्वेश्चन दिया था तो आई थिंक मैं देख रहा था चैट में लिखा भी था T2 से सर कर सकते हैं। T2 इनइक्वालिटी पढ़ाई भी थी मैंने, आपको आपके सर ने भी बताई होगी, इसका यूज़ यहाँ पर दिख रहा है, तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं। T2 इनइक्वालिटी ये होती थी कि x1 स्क्वायर बाई अल्फा 1 प्लस x2 स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर होता था, देखना ध्यान से, x1 स्क्वायर बाई अल्फा 1 प्लस x2 स्क्वायर बाई अल्फा 2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर अपॉन अल्फा 1 प्लस अल्फा 2, है ना। कंडीशन होती थी कि x1 और x2 ये तो दो रियल नंबर होते थे, पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि नीचे डिनोमिनेटर में जो नंबर लिखे हैं ये पॉजिटिव रियल नंबर होने चाहिए, है ना। और इसमें इक्वालिटी की कंडीशन क्या होती थी? इक्वालिटी एग्जिस्ट, वही कॉसी शॉर्ट्स का ही एक स्पेशल केस है, कोरोलरी थी कॉसी शॉर्ट्स की। इक्वालिटी एग्जिस्ट, इक्वालिटी एग्जिस्ट फॉर जब रेशियो सेम हो x1 बाई अल्फा 1 इक्वल टू x2 बाई अल्फा 2, ठीक है ना। तो ये पार्ट था। चलिए बैक इन एक्शन, क्वेश्चन पर वापस आते हैं। क्वेश्चन क्या था? साइन पावर 4x/2 प्लस कॉस पावर 4x/3, ई एक्सप्रेशन था साइन टू द पावर 4x/2 प्लस कॉस टू द पावर 4x/3, ये एक्सप्रेशन था, है ना। और ई की वैल्यू क्या दे रखी थी 1/5, है ना। तो ये किससे, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, देखो x1 स्क्वायर बाई अल्फा 1, यानी x1 के प्लेस पर साइन स्क्वायर एक्स आ गया, और कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर बाई 3, है ना। तो अब ये x1 स्क्वायर बाई अल्फा 1, x2 स्क्वायर बाई अल्फा 2 बाई कॉसी शॉर्ट्स, ये किससे ग्रेटर देन इक्वल टू होगा? x1 प्लस x2, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर अपॉन अल्फा 1 प्लस अल्फा 2, यही होता है, ठीक है। अच्छा, ये वैल्यू आपको कितनी गिवन थी, इसकी वैल्यू देखिए आप जाके 1/5 गिवन है, तो यहां से आ रहा है 1/5 इज ग्रेटर, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 बन गया, और ये भी 1/5 आ गया। तो यार ये 1/5 ग्रेटर देन इक्वल टू 1/5, यानी ये कौन सा सिनेरियो हो गया भाई साहब, कौन सा एग्जैक्ट केस बना, इक्वालिटी एग्जिस्ट कर रही है भाई,
यानी ये T2 से अगर देखा जाए तो इस केस में इक्वालिटी एग्जिस्ट कर रही है। तो देयरफॉर T2 में अगर इक्वालिटी एग्जिस्ट करती है तो T2 ने क्या कहा था, ग्रेट मैथमेटिशियन T2 अंद्रेसु क्या बोले थे भाई, ये बोले थे भाई ज़्यादा टेंशन मत लेना, ऐसे केस में x1 स्क्वायर ये वाला केस इक्वालिटी आती है तो रेशियो सेम होता है, वेक्टर्स कोलिनियर होते हैं। x1 स्क्वायर बाई अल्फा 1 इक्वल टू x2 स्क्वायर बाई अल्फा 3 अल्फा 2। अब डिवाइड दे दो यार, तो आगे वही रास्ता tan स्क्वायर x। मतलब ऐसा नहीं कि अगर हमें T2 नहीं पढ़ेंगे तो हमसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, हो जाएगा, किया है। लेकिन हाँ, अगर कुछ बच्चों को पता होता तो 2 लाइन में सीधे लिख देते हैं, बस ओरली वो देख लेते हैं, अच्छा ये सही रहा है, तो ये बहुत फास्ट मेंटली कैलकुलेशन के थ्रू देख लेते हैं कि क्वालिटी का केस है, सीधा tan स्क्वायर x2/3। टाइम सेविंग अप्रोच होती है, थोड़ा एलिगेंट भी लिखती है, जो चेक करता है कॉपी अगर दिखता है उसको तो समझ जाता है कि हाँ यार ये थोड़ा सा स्मार्ट बच्चा है, बाकी बच्चों से थोड़ा डिफरेंट है, T2 लगाया था। चलिए भाई आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लेट x and y be a real number such that 2 sin x sin y plus 3 cos y plus 6 cos x sin y equal to 7. Then find the value of tan square x plus 2 tan square y. तो एक ट्रिग्नोमेट्री की इक्वेशन है आपके पास, पिक्चर में जो इक्वेशन दिख रही है वो एक ही इक्वेशन है और उसमें दो डिफरेंट वेरिएबल है x और y, दो डिफरेंट वेरिएबल हैं x और y। प्रॉब्लम ये है कि अब x और y दो वेरिएबल तो हैं, लेकिन भाई साहब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करें तो x एंगल में ही दो डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक साइन x cos x दोनों है, y में भी दो डिफरेंट फंक्शन है। तो यार ये तो पिक्चर थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स जा रही है। इक्वेशन एक है और मसाला बहुत ज्यादा है, मटेरियल बहुत ज्यादा है, और ये कह रहे हैं कि भाई सॉल्व करो। इनकी उम्मीद भी देखो क्या है कि भाई इसको सॉल्व करके बताओ, ये करके दिखाओ। तो इक्वेशन एक, वेरिएबल एक से ज्यादा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी बहुत ज्यादा है। कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रॉर्डिनरी थॉट है यार, कुछ ना कुछ तो स्पेशल है भाई, कुछ ना कुछ तो स्पेशल है। तो रिकॉल करें कॉसी श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी, CS इनइक्वालिटी को एक बार फिर से अपने मन में लाए, है ना। एक बार और लिख देता हूं मैं, CS मैंने पढ़ा भी दिया था आपको, CS इनइक्वालिटी कॉसी श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी क्या होती है, A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस अप टू सो ऑन AN BN होल स्क्वायर लेस और इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस अप टू AN स्क्वायर इंटू B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस BN स्क्वायर। ये कॉसी श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी होती है ना। इक्वालिटी आती कब है, ये इसके इक्वल कब होता है भाई, रेशियो सेम हो, वेक्टर्स में अगर बात करें तो कोलिनियर हो, इक्वालिटी एग्जिस्ट, जो T2 में देखा था। इक्वालिटी एग्जिस्ट फॉर A1 बाई B1 इक्वल टू A2 बाई B2 इक्वल टू AN बाई BN, ये होता है भाई कॉसी श्वार्ट्ज, है ना। अब आप कहेंगे सर आपने ऐसे ही लिख दिया, सर आपको कैसे पता ये यूज हो रहा है, भाई पता तो है यार, पता तो है सर को। अब तुम ये नंबर देखो जरा, यहाँ पे नंबर एक तरफ 2 है 3 है 6 है और यहाँ पे 7 है, 2 3 6। एक तो आपको नंबर्स दिख रहे हैं, वेक्टर्स वगैरह की क्वेश्चन में भी इन इनइक्वालिटीज का अच्छा यूज दिखाई दे, अभी तो ट्रिगो में यूज कर रहे हैं, आगे कैलकुलस में जब फंक्शन पढ़ाएंगे वहां यूज करेंगे, वेक्टर 3D पढ़ाएंगे तो वेक्टर 3D में भी ऐसे बहुत से क्वेश्चन हैं जहां पर हम ये ट्रिक लगा के क्वेश्चन को बहुत एलिगेंटली सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो नंबर्स दिख रहे हैं पहले उन पर फोकस करो, क्या दिख रहे हैं 2 3 6 और राइट साइड में 7, कोई रिलेशन दिख रहा है इन तीनों में, इन मतलब इन नंबर्स में, भाई साहब बड़ा ब्यूटीफुल रिलेशन है। देखो जरा 2 स्क्वायर, ये वाले टर्म देखो, स्क्वायर स्क्वायर होते हैं ना, 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 6 स्क्वायर, चेक करो कितना हो 36 और प्लस 9 4 13 49। भाई साहब क्या जबरदस्त रिलेशन है, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इक्वल टू, यानी ये नंबर ऐसे ही नहीं दिए, सोच का प्लानिंग के साथ रखे हुए नंबर हैं, प्लानिंग के साथ रखे हुए नंबर हैं, समझ गया ना। तो नाउ अब मैं कॉसी शॉर्ट्स लगाता हूं, 2 sin x sin y प्लस 3 cos y 6 cos x sin y 6 cos x sin y इसका होल स्क्वायर, है ना। अब ये नंबर्स को A1 A2 A3 बोलना, इस नंबर को क्या बोलना A1
इस नंबर को क्या बोलना, a2, इस नंबर को क्या बोलना, a3, और ये जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का प्रोडक्ट है इसे बोलना b1, इसको बोलना b2, इसको बोलना b3। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 का होल स्क्वायर। कॉसी शॉर्ट से इनइक्वालिटी लगाओगे, जब cs लगाओगे तो किसके इक्वल होता है, लेस और इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर इनटू b1 स्क्वायर, b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर। ये होती है कॉसी शॉर्ट इनइक्वालिटी, है ना, क्लियर। अच्छा, ये वाली वैल्यू कितनी दे रखी थी, ये पूरी वैल्यू 7 दे रखी थी, तो लेफ्ट हैंड साइड में तो 7 का स्क्वायर आ जाएगा, लेस और इक्वल टू ये भी 7 का स्क्वायर आ गया इनटू। अब ये जो टिग्नोमेट्रिक पिक्चर है, टिग्नोमेट्रिक पिक्चर में मैं चाहूंगा क्या चाहूंगा, मैं किसको चाहूंगा, पहले को तीसरे के साथ लो। पहले को तीसरे के साथ लोगे तो साइन स्क्वायर बाई कॉमन आ जाएगा भाई, देखो, है ना, और कॉस स्क्वायर बाई इसी के साथ है, सेव के पड़ोस में लिख दो यार। तो ये वाली वैल्यू 1 बन गई, अल्टीमेटली साइन स्क्वायर बाई प्लस कॉस स्क्वायर बाई फिर से 1 बन गया। ये सीन बन गया भाई साहब, देख रहे हो ब्यूटीफुल सीन। एक तो तुमने ये वाला सीन देखा, जस्ट पहले तुम T2 देख के आए हो, देखो ये वाला सीन देखो कितना प्यारा है। ये भाई साहब दिल वाली बात कर दी है मैंने यहाँ पर आपसे, जो बात की है ना, ये दिल वाली बात है, एक बार नहीं की, ये दिल वाली बात मैंने आपसे आज ही 2 बार कर दी, यहाँ पर भी एक दिल वाली बात कर दी, समझ गए ना। तो इस तरह से भी कभी कभी सोच सकते हैं आप क्वेश्चन में, जब आपको दिख रहा है कि यार कुछ टेढ़ा क्वेश्चन दे दिया गया आपको तो यानी इक्वालिटी एग्जिस्ट कर रही है। इस दिल वाली बात में इक्वालिटी एग्जिस्ट कर गई है। और कॉसी शॉर्ट में इक्वालिटी कब आती है, जब वेक्टर्स का रेशियो सेम हो, यानी वेक्टर्स कैसे कोलिनियर हो। देयरफॉर साइन एक्स साइन वाई के साथ बच्चों क्या है, साइन एक्स साइन वाई के साथ देखो क्या है, 2, इसके साथ 2 है, इसके साथ 3 है, इसके साथ 6 है। साइन एक्स साइन वाई अपॉन 2 कॉस वाई अपॉन 3 इक्वल टू, इसके साथ क्या है भाई, कॉस एक्स साइन वाई अपॉन 6, कॉस एक्स साइन वाई अपॉन 6। ये सारे रेशियो इक्वल कर लिए ठीक है। अब एक बार यहां से आपको निकालना क्या है, निकालना है आपको tan स्क्वायर एक्स प्लस 2 टाइम्स tan स्क्वायर वाई, ये वाली वैल्यू चाहिए। तो आई थिंक क्या कर सकते हैं, इसको इसके साथ फर्स्ट और थर्ड रेशियो इक्वल लो, तो साइन वाई से साइन वाई कैंसिल हो जाएगा, साइन एक्स बाई कॉस एक्स tan एक्स आ जाएगा, 2/6 मतलब 1/3, tan एक्स तो निकल आया भाई, tan एक्स की वैल्यू आ गई 1/3, ठीक है। अब tan y चाहिए, tan y के लिए sin y cos y, sin y cos y सेकंड और थर्ड में अवेलेबल है फर्स्ट और सेकंड में भी कर सकते थे, कर लिया तो कर लिया भाई। तो sin y अपॉन cos y, tan y, sin y बाई cos y, tan y 6/3 2, और cos को उधर ले जाके sec x 2 sec x, है ना। तो sec x तो मैं यहाँ से निकाल लूंगा, tan x 1/3 है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है ना, पाइथागोरस से 9 + 1 √10 आ जाएगा, है ना। तो sec x की वैल्यू हाइपोटेनियस अपॉन बेस √10/3 2 √10/3 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 10y निकल आया, 10x निकल आया, 10y निकल आया, है ना। इनका एक्सप्रेशन क्या था tan स्क्वायर एक्स प्लस 2 tan स्क्वायर वाई, देयरफॉर tan स्क्वायर एक्स प्लस 2 टाइम्स tan स्क्वायर वाई, तो tan स्क्वायर एक्स हो गया 1/9, tan स्क्वायर वाई होगा जाके 42 जा 80/9, 80/9, 81/9 देखिए बड़ा प्यारा सा नंबर बन गया, 9 आ रहा है ये, tan स्क्वायर एक्स प्लस 2 tan स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 9, ठीक है। चलिए भाई रैंकर्स क्विज पर आते हैं, एक क्विज दी थी और ये बड़ा ही बहुत ही मतलब प्यारा सा क्वेश्चन है, प्रूव करना था ये गंदा सा एक्सप्रेशन 2 से बड़ा है फॉर एनी एक्स बिलोंग्स टू आर, फॉर एनी एक्स बिलोंग्स टू आर है ना। अब क्वेश्चन देख के तो समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं, इसमें लॉग भी है, ट्रिग्नोमेट्री भी है, इनइक्वालिटी भी लगा रखी है ना।
और बड़े गंदे गंदे से नंबर देख रहे हैं। बात है स्टार्ट कैसे लिया जाए, क्या दिख रहा है इसमें, कहाँ से हम स्टार्ट कर सकते हैं इस क्वेश्चन में। तो आई थिंक एक चीज तो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, पहला टर्म देखो लॉग साइन दिस, ये तो नंबर है और बेस ये है ना। नंबर में जो आ रहा है साइन का एंगल आ रहा है, बेस में कॉस का एंगल आ रहा है, लेकिन भाई साहब एक बात नोटिस करने वाली है, ये दोनों एंगल कौन से, एक तो ये वाली पिक्चर और ये वाली पिक्चर, सेम सेम ये दोनों पिक्चर कैसी है, सेम। दोनों का बेस यहां पर जो साइन का एंगल है वही कॉस का एंगल है। और आई थिंक सिर्फ यहां पर नहीं है, सेम स्टोरी मुझे यहां पर भी दिख रही है। यहां पर कॉस में जो एंगल आ रहा है वही बेस में देख रहे हैं, तो बेस में वही साइन का एंगल भी है एंगल सेम आ रहा है, ठीक है। अब जनरली ये तो आई थिंक हम लोग जानते हैं कि लॉग में जब बेस कुछ आर्बिट सा होता है, जैसे मैं कहूं लॉग 7 टू द बेस 5, इसकी वैल्यू बताओ, आपके सर ये कैसे बताएंगे, लॉग टेबल तो 10 बेस पर गिवन होती है, ई बेस पर हम लोग ये प्रेफर करते हैं, फिर 10 बेस पर। प्रूविंग प्रॉब्लम में ई बेस यूज करते हैं, और जैसे पीएच वैल्यू निकालनी है, फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ते हैं जहाँ सॉल्विंग से रिलेटेड इशू होता है ना, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, उसमें बेस क्या होता है 10 बेस पर लेते हैं। तो नंबर बेस चेंजिंग तो इसको लिखते हैं नंबर का लॉग अपॉन बेस का लॉग। अब यहां पर जो बेस आप अपने मन का लगा, ई लगाना ई लगा दो, 10 लगाना 10 लगा दो, अपना नाम लिखना अपना नाम लिख सकते हो, सब कुछ अलाउड है। समझ गया, सलमान खान पसंद करते हो सलमान खान लिख सकते हो, समझते हो क्या, जिसको पसंद करते हो उसका नाम लिख सकते हो, ठीक है भाई। तो अब एक काम करते हैं यार, अगर मैं इसमें बेस चेंजिंग थ्योरम लगाऊं, इस एक्सप्रेशन को मैंने ई कॉल किया है ना, तो बेस चेंजिंग थ्योरम ई बेस में मैंने चेंज कर दिया, ई बेस मैंने एल एन नंबर का लॉग अपॉन बेस का लॉग, एल एन साइन ऑफ 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 4, एल एन साइन अपॉन एल एन कॉस, एल एन साइन अपॉन एल एन कॉस, है ना, ये बना। और ये उल्टा बन जाए एल एन कॉस अपॉन एल एन साइन, ये एल एन साइन अपॉन एल एन कॉस, ये एल एन कॉस अपॉन एल एन साइन। ई बेस पे चेंज, नंबर का लॉग अपॉन बेस का लॉग, बेस चेंजिंग थ्योरम, एल एन कॉस 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 4 अपॉन एल एन साइन ये आ गया, है ना। ठीक है भाई, हो सकता है ये तो क्लिक कर भी जाएगा, ई बेस में चेंज कर ले 10 बेस में चेंज कर ले, खैर 10 से कोई खास फायदा तो नहीं है। अब बात है आगे क्या करेंगे सर, ठीक है ये तो चलो क्लिक कर गया, सिंपल सी बात ही, बेस चेंज किया, कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाई आपने। बात ये क्या, डेरिवेटिव, डेरिवेटिव से इसकी मिनिमम वैल्यू निकालें, नहीं सर डेरिवेटिव मत लगा लो, तो मर जाएंगे यहाँ पर। एल एन साइन ऑफ दिस कंपोजिट फंक्शन लगाते लगाते, चेन रूल लगाते लगाते हालत खराब हो जाएगी, है नहीं अब फिर अगर वो नहीं लगाएंगे तो मिनिमम कैसे निकाल, ए एम जी एम लगाएं, ए एम जी एम तो कुछ फायदा दिख रहा है भाई, यही होता है कि या तो हम कैलकुलस यूज करते हैं फिर अलजेब्रा कैलकुलस पहले तो मैंने बोला था तुम कर लेना, लेकिन यहां पर तो मैं बिल्कुल बोलूंगा नहीं यार, भूल के भी कैलकुलस मत लगाना, अभी राइट नाउ तो मत लगाना। एक काम करते हैं, इसमें एएमजीएम लगाते हैं, क्या लगाते हैं, एएमजीएम। सर एएमजीएम से फायदा क्या है, डायरेक्ट तो देखो कोई चीज कैंसिल है क्योंकि ये इससे कैंसिल नहीं हो रहा है, लेकिन आगे जो एक्सप्रेशन मिलेगा उस पर कुछ सोच सकते हैं। इस पर मैंने क्या लगा दिया, एएमजीएम एल एन साइन 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 4 अपॉन एल एन कॉस 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 4 इंटू एल एन कॉस 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 4 नीचे एल एन साइन 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 4,
ऐसा कुछ आ गया। ठीक है, अब यहां से कोई एडवांटेज अभी यहां पर तो नहीं दिख रहा, आपको दिखाना था यार ये क्वांटिटी 2 से बड़ी, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 2। आपने एमजीएम लगाया, आपने कहा ये क्वांटिटी इज ग्रेटर देन इक्वल टू दिस, या तो इसके इक्वल है या फिर इससे बड़ी है। इक्वालिटी कब आएगी? जब ये और ये इक्वल हो जाएंगे तब इक्वालिटी आएगी, अदरवाइज ये हमेशा इससे बड़ा होगा, है ना। लेकिन जॉब कंप्लीट नहीं हुई, आगे समझ ही नहीं आ रहा, कुछ टर्म कैंसिल तो नहीं हो रहा है, लेकिन अब लेकिन अब अगर किसी तरह से हम लोग ये प्रूफ करते हैं यार कि रेडिकल साइन के अंदर की क्वांटिटी इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1, अब वो मोड मोड कुछ भी हो सकता है, अगर अंदर वाली क्वांटिटी अगर हम किसी भी तरह ये शो कर दें दिस क्वांटिटी इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1, तो क्या अपनी जॉब कंप्लीट हो जाएगी? भाई ये 1 से बड़ा तो इसका रूट भी 1 से बड़ा होगा, और यहाँ पे स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी तो ओवरऑल भी स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी आ जाएगी, है ना। नाउ इट इज सफिशिएंट टू प्रूव नाउ it is sufficient to prove कि ln sin 1 plus sin square x by 4 upon ln cos 1 plus sin square x by 4 is greater than sorry into ln cos ln sin, ये पूरे प्रोडक्ट को 1 से बड़ा दिखा दें। ठीक है सर, दिखा दें हो जाए, लेकिन बात तो यही है सर, दिखाओगे कैसे? यही तो बात फंस रही है। एएमजीएम आपने क्यों लगाया है, मेरे समझ ही नहीं आएगी, कुछ तो कैंसिल हो ही नहीं रहा था। आप क्या सोच रहे हो, मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, एएमजीएम लगाया क्यों? तो भाई लगाने के बाद ये सीन मिला, इसको अगर 1 से बड़ा दिखा दे बात बनेगी, यस सर बन जाएगी। लेकिन बात ये है कि इसको दिखाएंगे कैसे, कैसे दिखाएंगे इस पिक्चर को ये 1 से बड़ा है, इस पे क्या करने जा रहे हैं आप? सुनना जरा सुनना जरा, ये फंक्शन क्या है? ln sin अपॉन ln cos, ln sin अपॉन ln cos, ये क्या है? ln cos अपॉन ln sin, है ना। नियर अबाउट सेम ही टाइप की पिक्चर है, बस साइन और कॉस इंटरचेंज हो रहे हैं, है ना। एक काम करते, बहुत बहुत ही डिसेंट अप्रोच लगाऊंगा, मजा आ जाएगा भाई साहब आपको। कैसे? देखना भाई, किसी भी पिक्चर का कॉस 0 to 1 मूव करता है ना, तो इसका मतलब ओवरऑल ये क्वांटिटी कैसी होगी? एक निगेटिव नंबर होगा, और ये साइन भी 0 to 1 होगा। भाई कॉस 0 to 1 मतलब 0 to 1 इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि पॉजिटिव नंबर है ना यार। ये कॉस स्क्वायर एक्स जो होगा, कॉस स्क्वायर एक्स जो तुम ले रहे हो ना, वो 0 to 1 होगा। 0 हो गया तो 1/2 हो गया, और अगर ये कॉस स्क्वायर एक्स 1 हो गया 3/4, तो सही लिख रहा हूँ 0 to 1। सेम यहाँ पर भी ये 0 to 1 जाएगा, वैसे तो -1 to 1 होता है लॉग लेने के बाद ओवरऑल ये भी निगेटिव, तो ये नंबर भी निगेटिव है, ये नंबर भी निगेटिव है, ये भी निगेटिव है, ये भी निगेटिव है। लेकिन टोटलिटी में देखा जाए, टोटलिटी में तो ओवरऑल निगेटिव अपॉन निगेटिव ये पॉजिटिव नंबर है, और निगेटिव अपॉन निगेटिव ये भी कैसा नंबर है? पॉजिटिव नंबर है ना। एक काम किया इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके उसको उधर स्विच कर दिया, क्योंकि ln साइन अपॉन ln कॉस दिख रहा है, यहाँ पर उल्टा सीन दिख रहा है, तो ओवरऑल तो पॉजिटिव नंबर है, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया उधर। पॉजिटिव नंबर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं इनइक्वालिटीज में। और टू प्रूव दैट, इसको प्रूव करना इक्विवेलेंट है कि ln साइन ln 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 4 अपॉन ln कॉस 1 प्लस ये ऊपर चला जाएगा, साइन ऊपर जाएगा, 1 प्लस साइन स्क्वायर था, ये 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। देखो भाई, अब टारगेट चेंज हो गया हमारा, ये हो गया, मतलब हमें ये इनइक्वालिटी प्रूफ करनी है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स बिलोंग्स टू वॉट एवर बी द वैल्यू ऑफ एक्स, ये फंक्शन इस फंक्शन से बड़ा है।
क्वेश्चन देख लो क्या था। क्वेश्चन ये गंदा सा था, बेस चेंजिंग थ्योरम का ये लगाया, एएमजीएम की फील नहीं आई लेकिन लगा दिया। लगाने के बाद बोला अगर किसी भी तरह से उसको स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 प्रूफ कर ले तो बात खत्म हो जाएगी, क्वेश्चन पॉकेट के अंदर आ जाएगा। और इसको हमने क्या किया, इसको इन्वर्ट कर लिया, तो पॉजिटिव नंबर था। तो अब क्वेश्चन यहां तक पहुंच चुका है। अब ये एडवांटेज देख रहा है कि यार ये जो फंक्शन है ना एलन साइन, ये क्या लिखा उसने मतलब ऊपर नीचे सेम एंगल है, ये पिक्चर सेम है, ये जो पिक्चर देख रहे हो ये सेम एंगल है ना। और यहां पर भी जो पिक्चर देख रहे हो वो भी कैसा है, सेम एंगल। सेम एंगल, ये भी सेम एंगल है ना। तो अब एक काम कर सकते, अब लगाएंगे कैलकुलस, उस टाइम नहीं लगाई थी, अब लगाएंगे कैलकुलस। हमने एक फंक्शन डिफाइन किया ln sin t अपॉन ln cos t। हमने एक फंक्शन डिफाइन किया ln sin t अपॉन ln cos t, और किस इंटरवल के लिए डिफाइन किया ये 1 प्लस साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर 0 to 1 जाएगा, तो ये 1/4 से 2/4, मतलब 1/4 से 1/2, और ये बड़ा एंगल हो जाएगा। हाँ, इस इंटरवल से इस इंटरवल में है ना। वो एक सेकंड ये भी ऑब्जर्व कर लेना यार, देखो साइन स्क्वायर एक जब 0 जाएगा तो ये 1/4 मिनिमम देगा, जब ये 1 जाएगा तो 2/4, मतलब ये जो पिक्चर है पूरी ओवरऑल, तो ये 1/4 से 2/4 मूव करेगी, है ना। ये मैक्सिमम हाफ जाएगा, और ये हाफ से स्टार्ट होगा, ये 0 to 1 जाएगा, तो जब ये 0 होगा तो ये 2/4 से जब इसको 1 डाल देंगे 3/4 जाएगा। तो इंटरवल यहां से यहां लेना, यहां से यहां नहीं लेना है। अच्छा, अब हमने ये दिखाना है कि इस नंबर पर मतलब ये वाली पिक्चर इस पिक्चर से बड़ी है ना। तो ये छोटा आर्ग्यूमेंट है, ये बड़ा आर्ग्यूमेंट। अगर मैं किसी भी तरह से दिखा दूं कि इस पर बड़ी, हमें दिखाना क्या, इस पॉइंट पर बड़ी वैल्यू आ रही है इस फंक्शन की, इस पॉइंट पर छोटी वैल्यू, तो सिर्फ इसका मतलब क्या, मोनोटोनिक बिहेवियर चेक करना है। क्या चेक करना है, मोनोटोनिक बिहेवियर। तो चेक करते हैं एफ डैश टी, डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर ln sin t का 1/sin t इंटू कॉस टी, यानी cot t, डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर ln cos t 1/cos t इंटू माइनस 1/cos t इंटू माइनस sin t। होल अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो जरा, ये जो एंगल है, मतलब मान लो ये ज्यादा से ज्यादा ये किसका सबसेट हो जाएगा, ये ज्यादा 0 से π/2, क्योंकि 1 रेडियन के अंदर ही तो है, इट इज अ सबसेट ऑफ 0 से π/2। फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है, टी जो होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है ना। ये जो नंबर है रेडियन में है ना, और फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, तो आई थिंक tan t कैसा नंबर होगा, पॉजिटिव, cos t कैसा होगा, पॉजिटिव। अब sin t जो होगा वो 0 to 1 होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, लेकिन लॉग लेंगे तो ये निगेटिव दे देगा ना, ये निगेटिव हो गया और ये भी निगेटिव। अब निगेटिव इंटू पॉजिटिव निगेटिव, ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, ओवरऑल निगेटिव, नीचे पॉजिटिव। तो एफ डैश टी निगेटिव आ गया, इसका मतलब एफ टी डिक्रीजिंग फंक्शन है, एफ टी डिक्रीजेज ऑन, यानी इस इंटरवल में ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। और अगर ये डिक्रीज कर रहा है तो छोटे नंबर पर बड़ी वैल्यू आएगी और बड़े नंबर पर छोटी वैल्यू आएगी, यानी एफ ऑफ 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 4, यानी इस फंक्शन जब ये इनपुट डालेंगे तो ये बड़ा होगा एज कंपेयर टू दिस इनपुट, ठीक है ना। हैंस प्रूव्ड, यही प्रूफ करना था। यही तो था। तो फाइनली ये सीन था, मतलब ये क्या थी प्रॉब्लम भाई साहब, इसमें बेसिक मैथमेटिक्स यानी लॉग वगैरह यूज हो गया,
एलजेब्रा यूज हो रही है, मल्टी कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है ना, मल्टी कंसेप्चुअल प्रॉब्लम, ठीक है ना। और इसमें क्या क्या यूज हो गया, इसमें एलजेब्रा भी यूज हुआ, ट्रिगो तो था ही था, प्लस कैलकुलस भी यूज हो गई, यानी समझ लीजिए, ठीक है ना। तो एलजेब्रा भी है, बेसिक मैथ्स है, ट्रिग्नोमेट्री है, कैलकुलस है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्या बोल रहे हैं, लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल दो सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ के एंड अल्फा। एक ट्रिग्नोमेट्री की इक्वेशन दे रखी है और कह रहे हैं एस इसका बोला सेट ऑफ सॉल्यूशन है विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ के एंड अल्फा, है ना। जस्ट तो आपसे बोल रहे एस विद द सेट ऑफ दो सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ के एंड अल्फा, मतलब जो के अल्फा से इंडिपेंडेंट है ना। लेट एच बी द सेट ऑफ ऑल सच सॉल्यूशन विच आर डिपेंडेंट ऑन के एंड अल्फा। मतलब इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के हमने दो टाइप के सॉल्यूशन निकाले, एक वो सॉल्यूशन निकालना है जो के और अल्फा से इंडिपेंडेंट है, और एक वो सॉल्यूशन निकाला जो के और अल्फा पर डिपेंडेंट है, ठीक है ना। मतलब दो टाइप के सॉल्यूशन। अब करें फाइंड द कंडीशन ऑन के एंड अल्फा सच दैट एच इज ए नॉन एम्प्टी सेट। आई थिंक पहले ज्यादा ना पढ़ते हैं, यहीं तक पढ़ते हैं। बेसिकली हमको इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है। और इसके दो टाइप के सोल्यूशन देने हैं, दो टाइप के सोल्यूशन। एक वो सोल्यूशन जो के अल्फा से इंडिपेंडेंट है, जिसमें के अल्फा नहीं आ रहा है, एक वो सोल्यूशन जिसमें के अल्फा आ रहा है। तो पहले वही काम कर लेते हैं, है ना। इसको मैंने वन बोला है, वन इम्प्लाइज। तो पहले एक काम करते हैं, के वाले टर्म एक साथ कर लेते हैं। चलिए भाई, तो पहले क्या करते हैं यार, के वाली टर्म एक साइड शिफ्ट कर लेते हैं। के दो टर्म दिख रहे हैं, एक तो ये दिख रहा है के टाइम दिस, के टाइम दिस। एक साथ ले आते हैं, cos x cos 2x माइनस एल्फा माइनस cos 2x cos ऑफ x माइनस एल्फा। ये वाले सारे टर्म एक साइड हो गए, है ना। के पर डिपेंडेंट टर्म, अच्छा के से फ्री टर्म, के से फ्री टर्म cos ऑफ x माइनस एल्फा माइनस cos x इंटू cos ऑफ 2x माइनस एल्फा। कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया सीन इस पिक्चर को। अब यार इसको सॉल्व करना है ना। अब अंदर कोई फॉर्मूला तो बन नहीं रहा, cos a cos b माइनस sin a sin b, कुछ नहीं बन रहा है। लेकिन cos में दो दो का प्रोडक्ट है, तो एक काम कर सकते हैं, एक काम कर सकते हैं यार, अगर 2 से मल्टीप्लाई कर लेना तो यहाँ पर 2 cos a cos b लग जाएगा, है ना। तभी मैं 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, क्योंकि अभी तो कोई फॉर्मूला बन नहीं रहा है। अब लगाते हैं फॉर्मूला, 2 cos a cos b cos a प्लस b, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b माइनस 2 cos a cos b cos a प्लस b प्लस cos a माइनस, प्लस करेंगे तो माइनस आ जाएगा, cos a माइनस b a माइनस b यानी x प्लस एल्फा, 2 cos x माइनस एल्फा माइनस 2 cos a cos b, यहां पर वही लगा देते cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b।
ऐसा कुछ बन गया, ठीक है। आई थिंक देखो यहां से ये वाला टर्म तो कैंसिल हो गया और यहां से ये वाला भी एडजस्ट हो जाएगा। फाइनली अब क्या दिख रहा है, k टाइम्स कॉस ऑफ x माइनस एल्फा माइनस कॉस ऑफ x प्लस एल्फा इक्वल टू राइट साइड में कॉस ऑफ x माइनस एल्फा माइनस कॉस ऑफ 3x माइनस एल्फा। कुछ इस तरह से कर सकते हैं क्या? बिल्कुल। चलिए अब कॉस सी माइनस कॉस डी यहां पे लगाते हैं, कॉस सी माइनस कॉस डी कॉस सी माइनस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी को हम लोग लिख सकते हैं टू साइन सी प्लस डी बाई टू, टू साइन सी प्लस डी बाई टू। टू साइन सी प्लस डी करेंगे तो कितना आएगा, टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी बाई टू, डी माइनस सी यानी एल्फा। यहां पर भी कॉस सी माइनस कॉस डी लगा दें, टू साइन सी प्लस डी बाई टू, सी प्लस डी मतलब कितना हुआ, टू साइन सी प्लस डी बाई टू यानी 2x माइनस एल्फा इंटू साइन डी माइनस सी, डी माइनस सी से एल्फा एल्फा कैंसिल, साइन है ये हो गया कुछ इस डायरेक्शन में, है ना। 2 से 2 कैंसिल कर दिया, साइन एक्स से साइन एक्स मत कैंसिल करना, है ना, नहीं तो एक सोल्यूशन लॉस हो जाएगा आपका। तो अब एक काम कर सकते हैं, ये जो साइन एक्स है ना इसको कॉमन, क्योंकि हमें इसके दो टाइप के सोल्यूशन चाहिए, एक वो सोल्यूशन जो अल्फा और के से इंडिपेंडेंट हो, दूसरा अल्फा और के पर डिपेंडेंट हो। तो साइन एक्स कॉमन लेते हैं साइन एक्स कॉमन ले लिया, ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, के साइन अल्फा, के साइन अल्फा आ गया माइनस साइन 2x माइनस अल्फा है ना। तो इन दोनों का प्रोडक्ट जीरो है, तो जब साइन एक्स जीरो होगा तो वो भी इसको सेटिस्फाई करेगा। इफ तो यहां से जो सोल्यूशन आ रहा है x इक्वल टू एन पाई, ये जो सोल्यूशन है ये के अल्फा से इंडिपेंडेंट है, और इसी को इन्होंने क्या बोला था, s बोला था। यही क्या बन जाएगा, सेट s बन जाएगा, है ना। अब दूसरा एक सेट था h, तो वो दूसरे कंपोनेंट से देख लेते हैं। इसको जीरो करेंगे तो यहां से साइन ऑफ 2x माइनस एल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, k टाइम्स साइन अल्फा, साइन ऑफ 2x माइनस एल्फा की वैल्यू आ जाएगी k टाइम्स साइन अल्फा, ठीक है। ठीक है, अब इनका क्वेश्चन था फाइंड द कंडीशन ऑन k एंड अल्फा सच दैट h इज ए नॉन एम्प्टी सेट। ये लाइन ध्यान से देखिए, फाइंड द कंडीशन ऑन k एंड अल्फा सच दैट h इज ए नॉन एम्प्टी सेट, है ना। और h क्या था, h वो वाला सोल्यूशन था जो k अल्फा पर डिपेंडेंट है, h वो है जो k अल्फा पर डिपेंडेंट, नहीं उस h नॉन एम्प्टी का मतलब है कि इसको भी सॉल्व करने से कुछ ना कुछ हमें x की वैल्यू मिले इसको सॉल्व करने से x की हमें कुछ वैल्यू मिले। तो एक बात समझना, जैसे मैं बोलता हूं साइन एक्स इक्वल टू 5, ऑब्वियसली नो सोल्यूशन है, लेकिन अगर मैं बोलता हूं साइन एक्स इक्वल टू हाफ, तब तो ये रेंज के अंदर आ रहा है। तो सोल्यूशन मिलने की नेसेसरी कंडीशन क्या होती है कि ये जो नंबर है ये साइन के नेटवर्क के अंदर होना चाहिए। साइन का नेटवर्क कहां से कहां तक होता है, 1 -1 से 1। तो अगर ये नंबर इस इंटरवल के अंदर है तो कोई ना कोई सॉल्विंग से एक्स ऐसा जरूर होगा जहां पर ये वैल्यू अचीव हो रही होगी। तो फॉर एच टू बी नॉन एम्प्टी, अगर हम चाहते हैं कि एच सेट जो है नॉन एम्प्टी हो, उसके लिए कंडीशन क्या है, ये जो नंबर है ये साइन के नेटवर्क के अंदर होना चाहिए
ये कंडीशन आ गई, के साइन अल्फा कहाँ से कहाँ तक हो, -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। तो ये कंडीशन निकाल ली हमने, है ना। अब आगे भी फिर कुछ बोले, इफ अ सबसेट ऑफ एच, इफ अ सबसेट ऑफ एच इज 0 to पाई इन विच के इक्वल टू 0, यानी के इक्वल टू 0 पुट करके जो आप एच का सोल्यूशन सेट निकालते हैं वो 0 से पाई का सबसेट है, देन फाइंड ऑल द परमिसिबल वैल्यूज ऑफ अल्फा। इफ अ सबसेट ऑफ एच इज 0 से पाई इन विच के इक्वल टू 0, यानी के को 0 पुट करके जो हम सोल्यूशन निकाल रहे हैं वो किस में लाई करता है, 0 से पाई में। तो एक काम करते हैं, इसी में मैंने के को 0 पुट कर दिया, के को 0 पुट कर दो, साइन ऑफ 2x माइनस एल्फा इक्वल टू 0, साइन का एंगल 0 है तो ये कुछ एम पाई टाइप का बन जाएगा। तो यहां से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, एल्फा प्लस एम पाई बाई 2, है ना। m क्या है, इंटीजर है, यहाँ पर m क्या है, इंटीजर है, है ना। लेकिन अब इनका ये जो सोल्यूशन सेट आ रहा है, ये सबसेट किसका, मतलब ये किसके अंदर लाई करेगा, 0 से पाई के अंदर, एटीपी अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, एल्फा प्लस एम पाई बाई 2 ये लाई करता है 0 से पाई। एल्फा निकालना है, यहां से 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, एल्फा प्लस एम पाई होगा 0 से 2 पाई, तो एल्फा की वैल्यू क्या हो गई, माइनस एम पाई से 2 पाई माइनस एम पाई। और m यहाँ पे क्या है, इंटीजर है। सही है बच्चों, तो कुछ इस तरह का सीन बन जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फिर से देखिए, एल्फा और बीटा दो वेरिएबल है, 0 से पाई बाई 2 के बीच दोनों एंगल है, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, कह रहे इसकी मैक्सिमम वैल्यू बताओ। फंक्शन देखने में तो काफी डिसेंट सा दिख रहा है, काफी डिसेंट सा फंक्शन दिख रहा है, लेकिन देख के प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रही है। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे कैसे। सबसे पहली बात क्या है, पहली प्रॉब्लम क्या है सर, इसमें दो दो वेरिएबल है, अल्फा भी है बीटा भी है। अगर एक वेरिएबल होता तो हम तो आंख बंद करके सीधे कैलकुलस लगा देते हैं। अब बात ये कि सर इसमें दो वेरिएबल अल्फा और बीटा है, और 12th क्लास के स्टूडेंट हैं हम, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स तो हमने पढ़ा नहीं है, पार्शियल डेरिवेटिव का यूज करके मैक्सिमम में कैसे निकालते हमको अभी नहीं आता सर, हम छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हैं। तो अब +2 का स्टूडेंट इसको कैसे सॉल्व करेगा, जिसको सिर्फ सिंगल वेरिएबल का मैक्सिमम निकालना आता है। तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे, RT माइनस एस स्क्वायर मेथड पढ़ेंगे आगे जाके आप IITs में, है ना। खैर अभी यहीं पर रहते हैं, ज़्यादा आगे नहीं जाते हैं। तो इस फंक्शन की हमें मैक्सिमम वैल्यू बतानी है 0 से पाई बाई 2 के इंटरवल में। बात क्या आ रही है सर, दो वेरिएबल हैं पहली बात तो, उसके बाद ये भी है कि सर फंक्शन भी तो अलग अलग है, यहाँ पर tan अल्फा बाई 2 यहाँ पे cot अल्फा है ना। तो कुछ लोग कहेंगे सर यहाँ तक ये तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, ये तो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि cot अल्फा को हम चाहे तो tan अल्फा बाई 2 में कन्वर्ट कर सकते हैं। cot अल्फा लिख देंगे 1/tan अल्फा और हाफ एंगल फॉर्मूला लगा देंगे, है ना। तो अभी जो दिख रहा था कि अभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी डिफरेंट है, वेरिएबल भी डिफरेंट है, तो एक चीज को तो अनलॉक कर दिया कि हम चाहे तो पूरी पिक्चर को tan अल्फा बाई 2 tan बीटा बाई 2 में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं क्या और कर सकते हैं, है ना। तो पहले ऐसा करते हैं, cot अल्फा प्लस cot बीटा को tan के टर्म्स में ले आते हैं। tan अल्फा को लिख दिया 2 tan अल्फा बाई 2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, है ना। 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा बाई 2 अपॉन 2 tan बीटा बाई 2, ये बन जाएगा, है ना। अब एक काम कर लेते हैं, tan अल्फा बाई 2 tan बीटा बाई 2 दो वेरिएबल का फंक्शन है, तो इसको कुछ लेट कर लिया। tan अल्फा बाई 2 को मैंने x लेट कर लिया,
10 बीटा बाई 2 को मैंने बाई लेट कर लिया। अच्छा, अल्फा और बीटा पर इंटरवल देखो दे रखा है 0 से पाई बाई 2, तो अल्फा बाई 2 जो होगा 0 से पाई बाई 4 होगा। 0 से पाई बाई 4 है तो इसका मतलब है कि 10 अल्फा बाई 2 0 to 1 मूव करेगा, 10 बीटा बाई 2 भी 0 to 1 मूव करेगा। तो वेन एवर एंड वेर एवर रिक्वायर्ड हम लोग ये कंडीशन लगाते रहेंगे, एक्स वाई जो दो रियल नंबर है वो 0 to 1 मूव करेंगे। तो ये क्या तो अब ये अल्फा बीटा का फंक्शन ना रह के एक्स वाई का फंक्शन बन गया। क्या बनेगा देखो जरा, एक मिनट पहले ऐसा करते हैं, यहां पर ही थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2x, 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई 2y, एलसीएम अगर मैं ले लूं 2xy, तो y माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2y एक्स माइनस एक्स वाई स्क्वायर, तो x प्लस वाई तो एक्स वाई अगर x प्लस वाई में कॉमन ले लूँ तो 1 माइनस एक्स वाई टाइम्स x प्लस वाई, 1 माइनस एक्स वाई टाइम्स एक्स प्लस वाई अपॉन 2xy ऐसा कुछ सिनेरियो बन रहा है। 1 माइनस एक्स वाई टाइम्स एक्स प्लस वाई होल अपॉन 2xy, ठीक है ठीक है भाई, ठीक है। नाउ बैक इन एक्शन, एफ ऑफ एक्स वाई, एफ ऑफ एक्स वाई क्या बन जाएगा, 1 माइनस 10 अल्फा बाई 2 एक्स बोला था, 1 माइनस रूट एक्स वाई का होल स्क्वायर, और इसका डिवाइड दे देंगे इंटू 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू ये जो 1 माइनस एक्स वाई है ना, एक्स वाई पॉजिटिव नंबर, इसके दो फैक्टर कर लेते हैं, 1 माइनस रूट एक्स वाई, 1 प्लस रूट एक्स वाई, माइनस वाला सीन कैंसिल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, एफ ऑफ एक्स वाई इक्वस टू क्या दिखता है, 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई इंटू 1 प्लस रूट एक्स वाई। भाई साहब पिक्चर तो अभी भी खतरनाक है सर, इससे क्या फायदा हुआ, बस 10 अल्फा बाई 2 को एक्स 10 बीटा बाई 2 को बाई बोलने से एडवांटेज क्या मिला, अभी भी तो दो वेरिएबल दिख रहे हैं, बड़े गंदे गंदे रूट रूट वगैरह भी है। लेकिन अब अगर आप पूरे फंक्शन को बहुत ध्यान से देखो तो हमें केवल दो डिफरेंट काइंड के टर्म्स दिख रहे हैं। एक टर्म दिख रहा है एक्स इंटू वाई टाइप का एक्स वाई टाइप का, दूसरा टर्म दिख रहा है हमें एक्स प्लस वाई टाइप का, है ना। दो टाइप के टर्म देखे, एक्स वाई का अपीयरेंस ज्यादा है, एक्स प्लस वाई सिर्फ एक ही प्लेस पर दिख रहा है ना। और हमें इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है, मैक्सिमम वैल्यू, है ना तो अगर हम यहां पर अगर पूरी पिक्चर को सिर्फ एक ही वेरिएबल में चेंज कर लिया तो पूरे को एक्स प्लस वाई में चेंज कर लें, एक्स प्लस वाई को टी बोल देंगे, उसके बाद कैलकुलस लगाना आसान हो जाएगा, या फिर पूरे को एक्स वाई में चेंज कर लें। तो सुनना जरा, एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक यहाँ पे यूज हो रही है जो जल्दी क्लिक नहीं करती बच्चों को। ये वो वाला क्वेश्चन है जो 2 या 3 अटेम्प्ट में ही बच्चों से सॉल्व जनरली नहीं कर पाते तो अब अगर हम लोग यहाँ पर AMGM लगाए बच्चों, एक्स प्लस वाई अपॉन 2 हमेशा इससे बड़ा होगा, मतलब ऐसी टेक्निक जिससे एक्स प्लस वाई एक्स वाई में कन्वर्ट हो जाए, तो उसका एडवांटेज मिलेगा। पूरी पिक्चर में एक ही वेरिएबल एक्स वाई को टी बोल देंगे तो हमारे पास एक ही वेरिएबल आएगा, उसके बाद हो सकता है कैलकुलस आसानी से बन जाए। तो यहां पर आने के बाद अगर यहां तक क्लिक कर गया, आई थिंक ये क्लिक कर जाएगा कि इसको 10 अल्फा बाई 2 10 बीटा बाई 2 में चेंज किया जाए, और थोड़ा सा पिक्चर को इतना बार बार 10 अल्फा 10 बीटा लिखने में टाइम लगेगा, इसलिए उसको दो नए वेरिएबल बोल दिए। तो अब ये सीन बन गया, एक्स प्लस वाई इससे बड़ा है, यानी एक्स प्लस वाई की वैल्यू हमेशा 2 रूट एक्स वाई से बड़ी होगी। AMGM लगाया है तो अगर हम इसके प्लेस पर
अगर हम इससे छोटा नंबर पुट कर दे, इसको डिलीट करके अगर हम ये नंबर पुट कर दिया, यानी हमने डिनोमिनेटर को छोटा कर दिया, डिनोमिनेटर छोटा करने के बाद फ्रैक्शन बड़ी हो गई, फ्रैक्शन बड़ी हो गई, तो इट मीन्स दैट एफ ऑफ एक्स वाई इज लेस और इक्वल टू है ना, एक्स प्लस वाई आ गया 2√(xy) 1+√xy, है ना, 2 से 2 कैंसिल हो गया, √xy ऊपर आ जाएगा। अब ये सीन बन गया। है ना, अब ये सीन बन गया है ना। अच्छा, एक्स और वाई दोनों ही दोनों, एक्स और वाई दोनों के दोनों किस में लाई कर रहे हैं, 0 to 1 में लाई कर रहे हैं। अब एक और काम करते हैं, अब पिक्चर में √xy दिख रहा है। रूट वाला एक्स वाई मुझे पसंद नहीं है, तो हमने फिर से एक चेंज ऑफ वेरिएबल लगा दिया है। √xy को मैंने टी कॉल कर दिया, √xy को क्या कॉल दिया, कर दिया टी। आई थिंक अब ये मेरे को काफी सिंपल सा फंक्शन दिखाई देगा जिस पर मैं ताबड़तोड़ काम कर सकता हूं। टी इंटू 1 - टी अपॉन 1+t, ये ले भाई रैशनल फंक्शन, क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर, इसका तो हम तोड़ फोड़ कर सकते हैं, मैक्सिमा मिनिमा एसिम्पटोट ग्राफ सब कुछ बता सकते हैं, है ना। लेकिन भाई साहब ये रेस्ट्रिक्टेड वेरिएबल है, बिकॉज एक्स वाई दोनों 0 से 1 है, यानी एक्स वाई की वैल्यू क्या हो गई, t²। तो यहां पर टी भी किस इंटरम लाइक रहेगा, 0 to 1, टी भी 0 to 1। ठीक है ना। अब चाहो तो तुम इसमें कैलकुलस लगा दो, f'(t) 0 कर दो और उसे इंटरवल में देख के उसकी है ना, f(t) लेस और इक्वल टू, यहाँ पे इक्वालिटी नहीं आएगी क्योंकि यहाँ पर लेस और इक्वल टू था। एक काम और भी कर सकते हो, और भी कर सकते हो, और हल्का करना है तो 1+t को भी एक नया वेरिएबल u बोल दिया। 1+t को एक नया वेरिएबल u बोला है तो u की जो रेंज आएगी वो 1 से 2 हो जाएगी, है ना। तो यहां पर आपको दिख रहा था -t² + t अपॉन 1+t, है ना। अब हमने 1+t को u बोल दिया, तो नीचे तो u आ जाएगा, t की वैल्यू निकाल लें, t की वैल्यू u-1 u-1 माइनस u-1 का होल स्क्वायर, u-1 माइनस u² प्लस 2u, -1 करेंगे तो +1 हो जाएगा। वन प्लस टी को मैंने u बोल दिया है, तो -t² + t, t की वैल्यू क्या है, ये u-1, तो u-1 माइनस u² माइनस 2u +1 होगा ना, +1 करेंगे तो -1 हो जाएगा। गलत बोल रहा हूँ यार मैं, थोड़ा सा गड़बड़ हो रही है, एक मिनट, लेट मी चेक अगेन। u-1 u² माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और ये प्लस करेंगे तो माइनस होगा। आई थिंक आप सही जा रहे हैं क्या, हाँ। ठीक है। ठीक है भाई, तो अब ये सीन बना क्या, ये बन गया जाके मेरे पास -u², 3u, ये बन गया 3u माइनस u² माइनस 2/u। फायदा क्या मिला, u से डिवाइड दे दो, u से डिवाइड दे दो, 3 माइनस u²/u, u प्लस 2/u। ऐसा आया फाइनली, एफ यू ऐसा दिख रहा है, 3 माइनस u प्लस 2/u। और ये AMGM, मतलब मैं कैलकुलस डेरिवेटिव लग कर सकता था f'(t) 0 करके, लेकिन वही है कि थोड़ा सा आलस आता है ना अपने को यार, तो वही हमने सोचा चेंज ऑफ वेरिएबल से थोड़ा और हल्का कर लें। अब AMGM से देख लो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि मेरे को इसका मैक्सिमम चाहिए, तो दिस प्लस दिस बाई टू ग्रेटर इसका प्रोडक्ट, ये 2√2 से हमेशा बड़ा होगा। AMGM दिस प्लस दिस अलग से लिख देता हूं, u प्लस 2/u/2, ठीक है ना, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो एफ यू तो एफ यू
लेस और इक्वल्स टू 3 माइनस, और ये जो होगा 2√2 से बड़ा है, तो एफ यू मैक्स एफ यू मैक्स को अगर मैं 3 माइनस 2√2 बोल रहा हूं, इक्वालिटी लगा रहा हूं, तो सबसे पहली बात इक्वालिटी यहां भी आनी चाहिए और यहां भी आनी चाहिए। यहां पे कब आएगी? यहां पे कब आएगी? यहां पर कब आएगी? जब u और 2/u बराबर होंगे, यानी u स्क्वायर की वैल्यू 2 होगी, u होगा √2, u होगा √2। u √2 होने का मतलब है t की वैल्यू √2 माइनस 1। तो यहाँ पे इक्वालिटी, और यहाँ पे इक्वालिटी कब आएगी? ये वाली इनइक्वालिटी है जब मैंने AMGM लगा देनी, एक्स वाई बराबर हो, यानी tan अल्फा बाई 2 tan बीटा बाई 2 बराबर हो। टी हमने किसको लेट किया था? √XY को, है ना? यानी √ tan अल्फा बाई 2 इंटू tan बीटा बाई 2। लेकिन इक्वालिटी के लिए AM और GM एक्स और वाई बराबर होंगे, है ना? तो tan अल्फा बाई 2 इंटू tan अल्फा बाई 2 √2 माइनस 1, तो tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, तो tan अल्फा बाई 2 आ जाएगा, है ना? तो अल्फा बाई 2 आएगा π/8, तो अल्फा और बीटा दोनों क्या हो जाएंगे? π/4। अल्फा और बीटा दोनों को π/4 डाल दो यार, अल्फा बीटा दोनों को π/4 डाल दो, तो आपको ये वैल्यू अचीव हो जाएगी। अब जुगाड़ से भले बच्चे निकाल लेते हो यार, मिड पॉइंट डाल दो यार, क्या सोचते हो? π/8, ठीक है ना? तो ये ब्यूटीफुल क्वेश्चन था ओवरऑल मिलाकर, इसमें सब कुछ था। इसमें भी वही देख लो यार, टिग्नोमेट्रिकल प्रॉब्लम थी, पहले सिंगल वेरिएबल लाए, यहाँ पर AMGM अलजेब्रा यूज हो गई, यहाँ पर फिर अलजेब्रा के बाद यहाँ पर कैलकुलस के चांस बन रहे थे, लेकिन मैंने बनाए नहीं, मैंने सीधा इसको वेरिएबल चेंज करके अलजेब्रिकली डील कर लिया। ब्यूटीफुल प्रॉब्लम, ठीक है बच्चों, चलिए। चलिए अब आते हैं हम लोग, इस पर आते हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। चलिए कुछ थोड़े से क्वेश्चन परमुटेशन कॉम्बिनेशन के करके चलते हैं। तो सबसे पहले तो थोड़ा सा थ्योरी बता देते हैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन में। सबसे पहले आता फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। है ना, शॉर्ट एंड क्विक थ्योरी। इसमें यार दो मैनर होते हैं, दो रूल होते हैं, एक होता है मल्टीप्लिकेशन रूल, एक होता है एडिशन रूल। एडिशन रूल, एक होता है मल्टीप्लिकेशन रूल। एक एडिशन, दूसरा मल्टीप्लिकेशन। एडिशन रूल कब यूज करते हैं, मल्टीप्लिकेशन रूल कब यूज करते हैं, समझना जरा। जैसे मान लिया J1 और J2 दो इंडिपेंडेंट जॉब हैं, J1 और J2 दो इंडिपेंडेंट जॉब है। पहली जॉब हम M तरह से कर सकते हैं, दूसरी जॉब N तरह से कर सकते हैं। पहली जॉब M मैनर से, दूसरी जॉब N मैनर से। तो दोनों में से कोई एक जॉब, देन एनी वन ऑफ द जॉब कैन बी डन इन M+N वेज। पहली जॉब को करने के M मैनर, दूसरे के N मैनर, तो दोनों में से कोई एक जॉब करने के मैनर क्या होंगे? M+N, है ना? क्लियर? मान लो अगर तीसरी जॉब भी होती है, J3 होती है, इसके P मेथड होते, पहली जॉब इतने तरह से कर सकते हैं, दूसरी इतने तरह से, तीसरी इतने तरह से, तीनों में से कोई एक जॉब करनी है, तो हमारा आंसर क्या हो जाता है? M+N+P। इसको हम एक्सटेंड भी कर सकते हैं। अब अगर मल्टीप्लीकेशन की बात की जाए, मल्टीप्लिकेशन बोलेंगे पहली जॉब इतने तरह से कर सकते हैं, दूसरी इतने तरह से, तीसरी इतने से, तीनों को एक साथ करना हो, दिस एंड दिस एंड दिस। जहां पर सारी जॉब एक साथ होंगी तो वहां पे तीनों का क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। दिस और दिस, तीनों में से कोई एक तो प्लस कर लेंगे। M इंटू N इंटू P। यहां पे ऑल जॉब साइमल्टेनियसली, यहां पे क्या होती है? ऑल जॉब्स साइमल्टेनियसली होती है। यहां पर एनी वन जॉब, यहां पे कोई एक जॉब होगी। दिस और, यहां पर आएगा और वर्ड। क्वेश्चन की जब आप लैंग्वेज पढ़ेंगे, दिस और दिस, ये वाली फील आएगी। यहाँ पे दिस एंड दिस की फील आएगी।
एंड की फील आ रही है तो मल्टीप्लाई करेंगे, और की फील आ रही है तो ऐड कर देंगे, ठीक है ना। चलिए भाई आते हैं इस क्वेश्चन पर। देखो क्या बोल रहे हैं स्टार्टिंग फ्रॉम एनी ऑफ द वर्ड लेवल कैन बी स्पेल्ड बाय मूविंग ईदर अप डाउन लेफ्ट और राइट टू एन एडजेसेंट लेटर। If the same letter may be used twice in each spell, how many different ways are there to spell the word level? ठीक है ना। तो देखिए क्या बोल रहे हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम एनी ऑफ द एल्स द वर्ड लेवल कैन बी स्पेल्ड बाय मूविंग ईदर अप डाउन लेफ्ट और राइट टू एन एडजेसेंट लेटर। आपको एक ग्रिड दी हुई है एक ग्रिड दी हुई है और आपको इस ग्रिड में इस वर्ड को फॉर्म करना है, मतलब ये वर्ड बनाना है। किस तरह से आप इस वर्ड का फॉर्मेशन कर सकते हैं इस ग्रिड में। चलना कैसे है, स्टार्टिंग फ्रॉम एनी ऑफ द एल्स, चलना है भाई एल से, किसी भी एल से आप चल सकते हैं है ना। और भाई किसी भी एल से चल सकते नहीं, चलना कैसे है भाई, मूविंग ईदर अप डाउन लेफ्ट और राइट, यानी किसी भी एल से चलना है। आप ऊपर भी जा सकते हैं, नीचे भी जा सकते हैं, राइट में भी जा सकते हैं और लेफ्ट में भी जा सकते हैं। अब जैसे इस एल की बात करें भाई, ऊपर कैसे जाओ, ऊपर कुछ है ही नहीं, नीचे भी कुछ नहीं, पीछे भी नहीं, इस एल से सीधे राइट में जा सकते हैं। बट यू टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर एल तो उसमें ऊपर नहीं जा सकते, इसमें राइट जा सकते हैं और नीचे जा सकते हैं। बट यू टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर ई, इस बॉक्स में देखो इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं, ऊपर भी जा सकते हैं और नीचे भी जा सकते हैं, समझ गए ना। तो हर डायरेक्शन मूव कर सकते, बट डायगोनली नहीं, इस सेल से इस सेल पे नहीं जा सकते, डायगोनल नहीं चल, ऊपर से नीचे नहीं जा सकते, ऐसे चलना ग्रिड पर ही। इसीलिए स्क्वायर्स के बीच ट्रेवल करना है, जर्नी स्टार्ट करनी है एल से, चारों डायरेक्शन में चलना है, अलाउड है। और एक और बात बोली, इफ द सेम लेटर में बी यूज ट्वाइस इन ईच स्पेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि एक ही लेटर को आप दो बार भी यूज कर सकते हैं इस वर्ड के फॉर्मेशन में एक लेटर को आप दो बार यूज भी कर सकते हैं इस वर्ड के फॉर्मेशन में। तो आप बताएं हाउ मेनी डिफरेंट वेज आर देयर टू स्पेल द वर्ड लेवल। अब बताइए कि आप इस ग्रिड में इस वर्ड को कितने डिफरेंट तरह से फॉर्म कर सकते हैं। तो थोड़ी देर से मैं हट रहा हूं, एक बार थोड़ा सा देख लें आप लोग, क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है ना तो चलिए भाई, सबसे पहले तो देखो यार, ये जो वर्ड है ना बड़ा प्यारा, बड़ा बहुत ही डिसेंट। सर डिसेंट क्यों है मेरे भाई, पैलिंड्रोमिक टेंडेंसी है इसमें, आप इसको इधर से पढ़िए चाहे इधर से पढ़िए, सेम है, LEVEL, यानी इसका इसका ये एक तरह से क्या गया, मिरर इमेज, एल की इमेज ई की इमेज ई, है ना, पैलिंड्रोम है पैलिंड्रोम समझते ही होंगे, उल्टा सीधा सेम होता है पैलिंड्रोम। तो इस पैलिंड्रोमिक टेंडेंसी वाले वर्ड को फॉर्म करना है इस ग्रिड में, चलना है एल से और चारों डायरेक्शन में चल सकते, कितने डिफरेंट तरह से फॉर्मेशन हो सकती है, सुनना जरा और एक बात ये भी बोली, ये लाइन भी ध्यान से, सेम लेटर में भी यूज ट्वाइस, यानी एक ही लेटर को दो बार भी यूज कर सकते हैं। तो सुनना जरा, अब पैलिंड्रोम है तो एक कर सकते, इस जॉब को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, पहली जॉब दूसरी जॉब। एक काम करते हैं, पहले एल से चल के हम वी तक जाते हैं, ये मिडिल लेटर आ गया ना, किसी भी एल से स्टार्ट करके पहले ये करो कि एल से चलो और ये वर्ड फॉर्म करो, एल से चल के वी तक आओ। जैसे आप एल से चल के बी तक आ गए है ना, अब बी से चल के फिर आपको एल तक पहुंचना है, और आप एक वर्ड को दो बार भी यूज कर सकते हो। तो एल से चल के आप इस पाथ के थ्रू गए हो, अगर ऐसे गए हो ना तो आप ऐसे वापस भी आ सकते हो, ये भी अलाउड है, ये भी अलाउड, अपने पाथ को रिट्रेस भी कर सकते हो, क्योंकि साफ साफ लिखा हुआ है कि एक लेटर को हम दो बार भी यूज कर सकते हैं वर्ड के फॉर्मेशन में, ठीक है ना। तो हमारी दो जॉब हो गई, एक तो हम एल से वी तक जाएंगे, फिर वी से एल तक जाएंगे, देयर आर टू इंडिपेंडेंट जॉब्स, है ना। अब केवल फोकस करो पहली जॉब कितने तरह से कर सकते हो,
एल से बी तक जाना है ना। तो जरा देखिए अगर हम एल कहाँ दिख रहा है, एल तो देखो 4 इस पोजीशन पे दिख रहे हैं और 4 अंदर वाली पोजीशन पे दिख रहे हैं। अगर हम एक्सट्रीम एल की बात करें, एक्सट्रीम एल से बी तक जाना है, तो आई थिंक सिर्फ एक ही रास्ता होगा, एल से ई जाए और ई से ऊपर नीचे चले गए एल ई एल, ये तो कुछ और बन जाएगा, एल से ई और ई से बी। इस एल से मिडिल बी तक जाने का हमारा टारगेट, इस मिडिल बी तक पहुंचना है ना, क्योंकि वी तो एक ही है पिक्चर में, वी सिर्फ एक ही है पिक्चर, वो भी मिडिल पोजीशन पे है। तो पहले हम क्या करेंगे, किसी भी एल से स्टार्ट करके मिडिल बी तक जाएंगे। तो ये जो एक्सट्रीम पोजीशन पे 4 एल है, उन एक्सट्रीम पोजीशन से सिर्फ वी तक जाने का एक ही तरीका, यहां से भी एक, यहां से भी एक, यहां से भी एक, यहां से भी एक। लेकिन लेकिन ये वाले जो एल हैं, कौन से वाले, ये वाले, इस एल से इस बी तक जाने के 2 रास्ते। पहला रास्ता एल से ई चले जाओ, ई से बी, है ना। दूसरा इस एल से बी तक जाने का एक, पहले इधर चले जाओ और इधर। तो जो डायगोनली अपोजिट वाले एल है, उनसे 2 रूट मिलेंगे, ऐसे चले जाएं चाहे ऐसे, इधर से भी 2 रूट, इधर से ऐसे जाए या फिर ऐसे जाए, इधर से भी 2 रूट और इधर से भी 2 रूट। तो जो इस स्क्वायर के अंदर है, इस स्क्वायर के अंदर 4 एल दिख रहे हैं, उनसे 2 रूट मिलेंगे, और इस स्क्वायर के बाहर जो एक्सट्रीम पोजीशन में 4 एल है, उससे 1 रूट, यानी इन 4 से 1 और इनसे 2 है ना। तो टोटल ये जॉब कितने तरह से हो जाएगी, एक्सट्रीम पोजीशन से 4 मिल रहे हैं और अंदर जो 4 एल हैं उनसे 2 रूट, यानी टोटल कितने होगा, 4 3 जा 12। यानी अगर हम किसी भी एल से स्टार्ट करें तो मिडिल बी तक जाने के हमारे पास कितने रूट आ गए, 12, है ना। अब क्या करो, आप मिडिल बी तक पहुंच चुके हो, अब आपको अब क्या करना, वी ई एल ये पैटर्न बनाना है। तो अब मिडिल बी से एल पर एंड करना है, मिडिल बी से एल पर एंड करना है। तो अगर आप एक्सट्रीम वाले एल पे एंड करना चाहते हो तो एक ही तरीका है, वी ई एल, इधर जाओ, एक ही तरीका है, इधर से भी एक, इधर से भी एक। लेकिन अगर आप ये डायगोनली अपोजिट वाले एल पे एंड करना चाहते हो तो इस एल को एंड करने 2 तरीके, बी से एल जाना है तो बी से ई, ई से एल, बी से ई, ई से एल, है ना। तो अब मिडिल बी से कॉर्नर वाले एल तक, कॉर्नर वाले एल तक जाना है, तो हर कॉर्नर एल के 2 मेथड होंगे और एक्सट्रीम एल तक जाने का एक ही एक मेथड होगा। तो इसमें भी शायद यही केस रिपीट हो जाएगा। अगर हमें एक्सट्रीम वी से एक्सट्रीम एल तक जाना है तो हर एक एल का एक ही मेथड, 4 × 1, हर एक एल का एक मेथड है। लेकिन डायगोनली अपोजिट एल तक जाना है तो हर एक एल के 2 मेथड है। अगर मैं अच्छे से अपनी बात समझा पा रहा हूं तो इस जॉब को करने के भी कितने मेथड आ गए, 4 3 जा 12। लेकिन आपको तो बल्कि पूरा फॉर्म करना है। पूरा फॉर्म करने का मतलब है ये जॉब भी करनी है, ये भी करनी, दिस एंड दिस, तो दोनों का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। देयरफॉर नंबर ऑफ वेज कितना हो गया, 12 × 12, दैट कम्स आउट टू 12 स्क्वायर, 144। दिस इज आंसर। ठीक है बच्चों, चलिए भाई, बिल्कुल सिंपल बेसिक लेवल से चल रहे हैं, बेसिक लेवल से उठाएंगे तुम लोग को। द लेटर्स ऑफ द, बिकॉज ये टॉपिक थोड़ा सा आर्बिट होता है, डिफरेंट होता है, बच्चे फंसते हैं इसमें। द लेटर्स ऑफ द वर्ड रैंडम आर रिटन इन ऑल पॉसिबल ऑर्डर। भाई साहब आपसे इसकी रैंक नहीं पूछ रहा हूँ, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। एक वर्ड मैंने दे दिया, इस वर्ड से जितने भी आप डिफरेंट वर्ड बना सकते हैं, लेटर्स को आगे पीछे करके सब बनाओ, सब बनाओ, सब कुछ अलाउड है। लेकिन बनाओगे कैसे, जैसे डिक्शनरी में अरेंज करते, बना लो, लेकिन अरेंज वैसे करोगे जैसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर डिक्शनरी में किया जाता है। और जब आप अरेंजमेंट कर दो तो प्लीज टेल मी व्हाट इज द 600th वर्ड। इस तरह के क्वेश्चन भी पूछा थे। कई बार तो होता वर्ड देके रैंक पूछते हैं, तो ये तो रैंक निकालने में तुम लोग जेई में तो ताबड़तोड़ सब काम जानते हो, शॉर्टकट वॉर्डकट सब सीख चुके हो। तो अब तुम्हें रैंक नहीं देंगे, अब तुम्हें कोई पोजीशन दे देंगे, इस पोजीशन में वर्ड बताओ कौन सा आ रहा है ना। आ जाओ भाई। तो सबसे पहले क्या करो, ये जो वर्ड गिवन है रैंडम, काफी रैंडम सा वर्ड भी है, इसके लेटर्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखो, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ई एफ जी, एच आई जे के एल एम, एम एन ओ, पहले एम आता है, एन ओ, आर तो सबसे बाद में आता है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ, ठीक है, ये हो गया है ना। अब डिक्शनरी के अकॉर्डिंग बनाएंगे तो सबसे पहले वो वर्ड आएंगे जो ए से स्टार्ट होंगे। हमें ये बताना 600 पोजीशन पे जो वर्ड बनेगा वो बताना है। वर्ड्स स्टार्टिंग विद ए,
ए से स्टार्ट होने वाला वर्ड बनाना है। तो देखो कभी भी हमें नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट निकालनी हो तो हम इसके लिए ब्लैंक बॉक्स कंसेप्ट यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं बच्चों? ब्लैंक बॉक्स कंसेप्ट। जितने ऑब्जेक्ट्स हमें अरेंज करने होते हैं हम उतने ब्लैंक बॉक्सेस बना लेते हैं। फिर ये देखते हैं कि गिवन ऑब्जेक्ट्स की हेल्प से हम इन बॉक्सेस को कितने डिफरेंट तरह से फिल कर सकते हैं। जितने मैनर बॉक्स फिलिंग के होते उतनी ही अरेंजमेंट होती है। पहली क्लास का लेक्चर है ये, है ना। तो यार हमें क्या करना, हमें वर्ड्स बनाने, सारे लेटर्स यूज करने और ए से स्टार्ट होने वाला वर्ड बनाना। तो आपको कितने लेटर्स अरेंज करें? 6। तो सबसे पहले 6 ब्लैंक बॉक्स बना लिए, 1 2 3 4 5 6, है ना। अगर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती है तो हम किसी भी बॉक्स को पहले फिल करें, किसी भी बॉक्स को बाद में फिल करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब रेस्ट्रिक्शन होती है तो हम उस बॉक्स को पहले फिल करते हैं जिस पर रेस्ट्रिक्शन है। तो रेस्ट्रिक्शन क्या? वर्ड्स स्टार्टिंग विद ए, यानी इन लेटर्स को यूज करके आप ऐसे कितने वर्ड्स बना सकते हैं जो ए से स्टार्ट होते हैं। तो ए को उठाया मैंने, फर्स्ट बॉक्स में पुट कर दिया, है ना। अब बाकी के 5 बॉक्सेस तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, 5 बॉक्स 5 लेटर, किसी भी इस बॉक्स को फिल करने, किसी को पहले किसी को बाद में फिल करो। इसके 5 मैनर, इसके 4, इसके 3, इसके 2, इसके 1, फैक्टोरियल 5, है ना। हर लेटर यूज करना, कोई रिपीट नहीं करना है। तो यानी ए से स्टार्ट होने और फैक्टोरियल 5, यानी इसकी वैल्यू कितनी होती? 120। तो 120 पे तो ऐसे ही पहुंच गया पहली बार में, है ना। अब ए के बाद डिक्शनरी में किसका नंबर आएगा? डी का। वर्ड्स स्टार्टिंग विद डी 1 2 3 4 5 6, डी पहले फिल कर दिया। अब बचेंगे 5 लेटर, 5 बॉक्स, फैक्टोरियल 5। तो ये भी 120, है ना। डी के बाद किसका नंबर आएगा? एम का। वर्ड्स स्टार्टिंग विद एम 1 2 3 4 5 6, एम डाल दिया इसमें, बचे 5 लेटर, 5 बॉक्स, 6 फैक्टोरियल 5, 120, 360 तक पहुंच गए, है ना। जल्दी जल्दी ट्रेवल करें, 600 तक जाना है। एम के बाद अब किसका नंबर आएगा? एन का। वर्ड्स स्टार्टिंग विद एन तो ये भी कितना आएगा? फैक्टोरियल 5, 120, 120 120 480 हो गया, 480 120 और बचा है। वर्ड्स स्टार्टिंग विद ओ ओ मैंने यहां पे डाल दिया, है ना। बचेंगे कितने बॉक्सेस? 5 बॉक्स, 5 लेटर, फैक्टोरियल 5, ये भी 120। और 12 5 जा कितना होता है? 600 होता। अगर मैं इसका टोटल लगाऊं, अगर मैं टोटल मारूं इसका, तो 600 आ गया। क्या हुआ भाई? सर टोटल थोड़ी बताने थे सर, यहां तक के आपको तो ये बताना था कि 600 पोजीशन पे जो आप वर्ड डिक्शनरी के अंदर लिख रहे हो वो वर्ड क्या होगा, वो वर्ड बताना है। इसका मतलब आप कहोगे सर इसका मतलब ये हुआ कि जब आपने ओ से फॉर्म होने वाले सारे वर्ड्स बना दिए, ओ से जितने फॉर्म, अगर हम टोटल काउंटिंग करें तो ओ से फॉर्म होने वाला जो सबसे लास्ट वर्ड होगा वही तो 600 पोजीशन पे आएगा। ओ से फॉर्म होने वाला सबसे लास्ट वर्ड जो होगा वो 600 पोजीशन पर होगा। क्लियर? यस सर। अच्छा सबसे लास्ट वर्ड कैसे निकालते हैं? सबसे पहला वाला तो पता है, ओ से स्टार्ट होने वाला सबसे पहला वर्ड, फर्स्ट वर्ड बिगिन विद ओ, ये बताओ जरा। फर्स्ट वर्ड बिगिंस विद बिगिंस विद ओ, तो ओ को पहले बॉक्स में डाल दिया। उसके बाद फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर, पहले ए आएगा, अल्फाबेट में ए पहले आता है, फिर डी एम, ओ हटा दें, ए डी एम एन आर, ये आएगा। ओ से स्टार्ट हो फर्स्ट वर्ड, है ना। लेकिन हमें फर्स्ट नहीं निकालना, हमें तो लास्ट निकालना है। तो फर्स्ट निकालना था तो हम इधर लेफ्ट में चले गए। अगर हमें लास्ट निकालना होगा तो हम किधर से चलेंगे? राइट से चलेंगे ना यार। जैसे डिक्शनरी में पहले ओ ए वाले वर्ड आएंगे, फिर ओ ए के बाद ओ डी वाले, ओ एम वाले, ओ एन वाले, ओ आर, है ना। फिर फिर उसके बाद क्या होगा? अब जैसे बात करेंगे कि ओ ए के बाद क्या आएगा? ओ ए डी, इस तरह से, ओ ए एम, इस तरह से चलेगा ना। अब सबसे बाद में निकालना है, सबसे बाद में क्या आएगा? ओ ए, ओ डी, ओ एम, ओ एन, ओ आर, है ना, ओ आर वाले, ठीक है ना। फिर ओ आर के बाद ओ आर वाले जब लेंगे तो उसमें ओ आर ए, ओ आर डी, ओ आर एम, ओ आर एन सब आया होगा। तो सबसे लास्ट में कौन सा आएगा? ओ आर एन। अब ओ आर एन में भी, सीरीज में भी सबसे लास्ट में कौन आया होगा? ओ आर एन से स्टार्ट करेंगे, ओ आर एन ए, ओ आर एन डी, ऐसे चलेगा। तो ओ आर एन सीरीज में सबसे लास्ट वाला ओ आर एन एम, ये बन रहा है। यानी आप कहोगे सर ऐसा करो कि सबसे लास्ट चाहिए तो यहां से स्टार्ट करो और पीछे से स्टार्ट कर दो, पीछे से, है ना, लास्ट वर्ड।
अब लास्ट बनाना तो पीछे से स्टार्ट करो। ओ हो गया, ओ के बाद क्या लोगे आर, आर के बाद एन, ओ आर एन एम डी ए, फिर उसका एम डी ए, ओ आर एन एम डी ए, ओ आर एन, आई थिंक ये ओ आर एन दिख गया, एम डी ए ये आ गया, है ना। तो कुछ इस तरह से पूछ सकते हैं, जैसे 605th वर्ड भी पूछ सकते हैं, तो वो सारी चीजें आनी चाहिए। क्वेश्चन सिंपल है। चलिए भाई ये भी एक सिंपल सा क्वेश्चन है। 15 distinct points are designated on triangle ABC. The 3 vertices A, B and C, 3 other points on side AB, 4 other points on side BC and 5 other points on side CA. Find the number of triangle with positive area whose vertices are among these 15 points. These 15 points. देखो क्या दिया, एक ट्राइंगल दिया हुआ है, एक ट्राइंगल आपको दिया हुआ है ABC है ना। अब 15 पॉइंट हमने दे रखे इस ट्राइंगल एबीसी पर। 3 तो वर्टिसेस हैं एबीसी, 3 तो वर्टिसेस हैं एबीसी एक ये है, एक ये है, एक ये, 3 तो वर्टिसेस हो गए, है ना। साइड AB पे 3 पॉइंट है, 1 2 3, AB पे 3 है, BC पे 4 है, 1 2 3 4 एंड 5 अदर पॉइंट्स ऑन द साइड CA। साइड CA पर कितने, 5 पॉइंट हैं, 1 2 3 4 5, 5 इस पर है ना। क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल विद पॉजिटिव एरिया हुज वर्टिसेस आर अमंग दीज 15 पॉइंट्स। यानी ओवरऑल ये जो 15 पॉइंट पिक्चर में सब ट्राइंगल विद पॉजिटिव एरिया कितने बना सकते हैं। तो मैं तो बोलूंगा यार एक ट्राइंगल बनाने के लिए, एक ट्राइंगल बनाने के लिए मुझे कितने पॉइंट चाहिए, 3 पॉइंट चाहिए। कोई भी 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट का एक सेट एक ट्राइंगल प्रोड्यूस करता है। तो टोटल कितने ट्राइंगल बने चाहिए थे, 15C3 नंबर ऑफ ट्राइंगल्स 15C3 है ना। लेकिन अगर ये 15 पॉइंट्स सारे के सारे 15 पॉइंट ऐसे होते हैं जिनमें से कोई भी 3 कोलिनियर नहीं होते तो हमारा ये आंसर था। लेकिन इसमें कुछ डिजनेट ट्राइंगल भी तो बनेंगे जिनका एरिया 0 आएगा। डिजनेट इन द सेंस जब वो 3 पॉइंट जो सिलेक्ट कर रहे हैं अगर वो कोलिनियर होंगे तो ऑब्वियसली उससे कोई भी ट्राइंगल फॉर्म नहीं होगा। तो कोलिनियरिटी वाले केसेस आपको सबट्रैक्ट करने हैं, कोलिनियरिटी वाले केसेस, है ना। तो जरा इस ए बी साइड में देखो 1 2 3 4 5, ये 5 पॉइंट्स दिख रहे हैं। ओवरऑल यहां से यहां तक कितने पॉइंट दिख रहे हैं, 5 पॉइंट्स दिख रहे हैं। इन 5 पॉइंट्स का कॉन्ट्रैक्ट कितने ट्राइंगल प्रोड्यूस करने का था। अगर ये कोलिनियर नहीं होते इनमें से कोई भी 3 तो इनसे कितने ट्राइंगल प्रोड्यूस होते, 5C3, जो अब नहीं हो पाएंगे क्योंकि ये तीनों कैसे, ये 5 पॉइंट कैसे कोलिनियर है। अब इस लाइन सेगमेंट पे देखो 4 तो बीच में है, 2 इधर, 6 पॉइंट्स है ना। तो इन 6 पॉइंट के कॉम्बिनेशन से कितने ट्राइंगल प्रोड्यूस होने चाहिए थे। अगर ये कोलिनियर नहीं होते तो इतने होने चाहिए थे, लेकिन ये तो नहीं हो पाएंगे क्योंकि कोलिनियर है। सिमिलरली 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 पॉइंट्स हैं। तो यहां से कितना ट्राइंगल का लॉस हो रहा है, 7C3। अभी ये कैलकुलेशन कर लीजिएगा आप लोग जाके, है ना तो आज मैंने काफी बेसिक लेवल रखा है बच्चों। अच्छा आज मैं होमवर्क बहुत ज्यादा कुछ नहीं दे रहा हूँ, केवल आप लोग को जो होमवर्क दे रहा हूँ वो आप क्या करोगे, अपने सर लोग के नोट्स रिवाइज करोगे, है ना। नेक्स्ट क्लास हम लोग काफी थ्योरी कवर करेंगे, क्या क्या पढ़ लोगे सबसे पहले तो क्या नाम, परमुटेशन ऑफ एलाइक ऑब्जेक्ट्स। एलाइक ऑब्जेक्ट का परमुटेशन पढ़ोगे नोट से, पहला। दूसरा ग्रुपिंग मेथड, नोट्स रिवाइज करोगे। आज मैंने होमवर्क नहीं दे रहा हूं क्योंकि ये पीएनसी थोड़ा सा अच्छा टॉपिक है, बहुत मजा आएगा एक बार थोड़ा थ्योरी करके आओगे। एलाइक ऑब्जेक्ट पढ़ोगे, ग्रुपिंग मेथड और सर्कुलर परमुटेशन इसके नोट्स पढ़ोगे। चौथा और बेगर्स मेथड, बेगर्स मेथड। और एक होता पाई, पाई मतलब होता प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन। तो ये 4 टॉपिक ऐसे, इनके केवल और केवल आप सर लोग के नोट्स पढ़ोगे, है ना। और बाकी मैंने कोई प्रैक्टिस करने को कुछ और नहीं दिया, कोई भी होमवर्क नहीं दिया, नॉट इवन ए सिंगल प्रॉब्लम। जिन सर से भी पढ़ो, जैसे ही पढ़ो सारे नोट्स पढ़ के आओगे। फिर उसके बाद हम लोग प्रॉब्लम का डिस्कशन करेंगे, थोड़ा लेवल भी बढ़ाएंगे, ठीक है बच्चों। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय बाय बच्चों, लव यू ऑल।